हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। दोस्तों, आज हम संविधान के वो महत्वपूर्ण 200 प्रश्न पढ़ने वाले हैं जो लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें मैंने आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर सारे लास्ट के अनुच्छेद 395 तक पूरा कवर किया है। सारे बाग कवर है, सारी अनुसूची स्रोत कवर है, सब कुछ कवर है। तो आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, एमपीपीएससी या किसी स्टेट की पीसीएस, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको सारे एग्जाम में ये महत्वपूर्ण प्रश्न काम आते हैं। और ये संविधान के महत्वपूर्ण 200 प्रश्न हैं, ये क्रीम है। अगर आप इनको एक बार पढ़ लेते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हम एक एक प्रश्न को डिस्कस करेंगे और अंत तक जाएंगे, तो सारे प्रश्नों पर ध्यान दीजिएगा और अपने राय जो है कमेंट में जरूर बताइएगा जहां पर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन लगे। मित्रों, हम क्या करने वाले हैं कि आपको जो प्रश्न आएगा उसके साथ डिस्क्रिप्शन में ऑप्शन आएंगे, उन पर भी हम विस्तृत डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ये सारा प्रश्न हिंदी में रहने वाला है, लेकिन इंग्लिश वालों को भी कोई दिक्कत नहीं जाएगी, मैं टर्म यूज करता हूं। और उसके बाद आपको, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना। तो चलिए प्रश्न प्रारंभ करते हैं कि पहला प्रश्न आपके सामने क्या आता है। ठीक है, पहला प्रश्न आपके सामने जो भी आएगा उससे हम इसको प्रारंभ करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अगर इसकी पीडीएफ पूरी चाहिए होगी तो आप इस नंबर पर मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। ठीक है, तो आप इस नंबर पर कमेंट कर देंगे, आपको पीडीएफ की जानकारी भी यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, चलिए चलते हैं आज से पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, तो संविधान सभा बनी थी, आपको पता है जब भारत स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई थी तो संविधान सभा की बात करी गई थी। ठीक है, तो संविधान सभा की बात की गई थी, आपको पता है बीएन राव ने सबसे पहले 1934 में संविधान सभा की बात की थी। तो पहला प्रश्न आपका जो है कि संविधान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, संविधान सभा किसके द्वारा बनाई गई थी। ऑप्शन देखना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, ब्रिटिश सरकार और क्रिप्स मिशन। तो आपको यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ठीक है, तो संविधान सभा की स्थापना जो करी गई थी वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा की गई थी। ब्रिटिश सरकार ने कहा था कि संविधान सभा बनाई जाएगी। ठीक है, यहाँ देख लेंगे 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन योजना को जरूर याद रखेंगे, उसके तहत भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न की ओर चले जाना, संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ था। ठीक है, तो संविधान सभा हुई, संविधान सभा बन गई। ठीक है, संविधान सभा के चुनाव हो गए, इसका पहला अधिवेशन कब हुआ, कब संविधान सभा पहली बार बैठक में आई। तो यहाँ पर ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946, 26 जनवरी, 26 नवंबर 1949 और 15 अगस्त। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, बाकी के ऑप्शन को देखोगे 26 जनवरी 1947 को, इस दिन कुछ भी नहीं हुआ था। 26 नवंबर 1949 को आपका क्या हुआ था कि संविधान को अंगीकृत किया गया था। क्या किया गया था? अंगीकृत किया गया था। ठीक है, पूर्ण संविधान बनके तैयार हुआ था और संविधान सभा ने इसको अपनाया था। ठीक है, कब अपनाया था? 26 नवंबर 1949। और 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी भारत को, पता है आपको। ठीक है, तो ये इस तरह से इसके सारे ऑप्शन हुए। संविधान सभा का पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946। ठीक है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए? ठीक है, संविधान सभा बनी और उसके एक अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर के दिन चुने गए, जो कि सबसे सीनियर थे, वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, जो सबसे पहले चुने गए, वो अस्थायी थे। ठीक है, यहां पर पूछा स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष। तो यहां पर ऑप्शन में देखना, तो यहां पर आपका सही हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन चुने गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये संविधान सभा के परमानेंट जो है प्रेसिडेंट या अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका सही उत्तर होगा। जवाहरलाल नेहरू आपको पता है प्रथम प्रधानमंत्री थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। इसके बाद भीमराव अंबेडकर ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप इन्होंने तैयार किया था, पूरे संविधान का ड्राफ्ट बनाया था कि ऐसा संविधान होगा। और सरदार पटेल यहाँ पर आपको पता है इन्हें लौह पुरुष कहा जाता है, पहले गृह मंत्री थे। ठीक है, इसके बाद चलते हैं, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर जानकारी, 11 दिसंबर 1946 को इनको चुना गया था। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उस दिन सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था। और परमानेंट रूप से जो चुना गया, स्थायी चुना गया, वो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया। ठीक है, इसके बाद संविधान सभा के प्रारूप समिति या ठीक है प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? अभी मैंने आपको बताया भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी। तो संविधान सभा के स्थायी क्या बोलते हैं, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, के.एम. मुंशी प्रारूप समिति के सदस्य थे। ठीक है, इसके बाद आया ये, ठीक है, 29 अगस्त 1947 को बनाई गई, जिसके अध्यक्ष कौन बने थे? भीमराव अंबेडकर। तो प्रारूप समिति बनी थी 1947 को, जिसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष याद रखना भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर जाएंगे,
संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, ठीक है। तो संविधान सभा बनी, उसमें कुल कितने सदस्य थे, ठीक है। संविधान सभा का जब निर्माण हुआ तो सदस्यों की संख्या भी निर्धारित की गई। यहाँ पर दो प्रकार की आपको पता है यहाँ पर चीजें उपलब्ध थी। पहला तो क्या था, देशी रियासतें भी उस समय पर थी और उस समय कुछ ब्रिटिश प्रांत भी थे जो ब्रिटिश के अंतर्गत थे, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत थे। तो कुल मिला के 389 सदस्य यहाँ पर दोनों से मिलाकर के बने थे। कितने बने थे, 389, ठीक है। तो यहाँ पर 296 जो बने थे वो बने थे आपके ब्रिटिश प्रांत से और 93 आपके बने थे किससे, देशी रियासतों से, ठीक है। तो इसका आंसर है 389, ठीक है। 389 सदस्य यहां पर थे, ठीक है। 389, इसमें 296 ब्रिटिश प्रांतों से और 93 कितने किससे थे, देशी रियासतों से, ठीक है। भारत विभाजन 1947 के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य थे, ठीक है। तो देखो 389 थे, ठीक है। इस समय तक भारत विभाजित नहीं हुआ था, लेकिन भारत विभाजन के बाद कितने सदस्य आ गए, भारत की संविधान सभा में कितने सदस्य बचे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 299, ठीक है। बाकी के बचे सदस्य किस में चले गए, पाकिस्तान की संविधान सभा में चले गए, पाकिस्तान की ओर चले गए। तो यहाँ पर जो बचे वो कितने थे, 299, ठीक है। तो संविधान सभा में जो विभाजन के बाद जो बचे वो 299 थे, ठीक है। यहां देख सकते हो आप 299 सदस्य थे, ठीक है। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन कब हुआ, तो संविधान सभा का पहला अधिवेशन मैंने आपको बताया 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को हुआ। और अंतिम अधिवेशन पूछ लिया तो अंतिम अधिवेशन हुआ था 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो 24 जनवरी 1950 को अंतिम अधिवेशन हुआ। यहां पर यह ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि संविधान सभा का पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 और अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। इसी दिन राष्ट्रगीत राष्ट्रगान को भी अपनाया गया था, ठीक है। तो यहां पर आपको मिल जाएगा ये पूरी पीडीएफ। अगर आपको चाहिए होगी तो आप डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उसमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है उससे भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अपनाया गया, ठीक है। तो संविधान सभा ने संविधान का पूर्ण रूप से निर्माण कर दिया गया और इसे कब अपनाया गया, देखो अलग चीज है और लागू होना अलग चीज है, दोनों चीजों को अलग अलग याद रखना, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 को तो क्या हुआ था, लागू हुआ था, संविधान लागू हुआ गया था, ठीक है। यहाँ पर अपनाया शब्द है, ठीक है। 26 नवंबर 1949 ये सही उत्तर है, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही है कि इसमें अपनाया गया था। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, स्वतंत्रता। और 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक हुआ था, पहला अधिवेशन हुआ था संविधान सभा का। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 26 नवंबर 1949। संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अपनाया गया, 26 नवंबर 1949, ठीक है। लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंगीकृत किया, अधिनियमित और आत्म अर्पित किया। तो जब संविधान की आप प्रस्तावना पढ़ते हो तो उसमें ये वर्ड आखिरी में लिखे हुए होते, ठीक है। तो 26 नवंबर को संविधान सभा ने संविधान को अपनाया, ठीक है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ, ठीक है, कब लागू हुआ, देखो वहां अपनाया गया था, यहाँ पर क्या है, लागू कब हुआ, ठीक है। तो लागू वर्ड को याद रखना, लागू हुआ था आपको पता है 26 जनवरी 1950 और यहाँ पर इसी दिन क्या हुआ था, गणतंत्रता दिवस हमारे यहाँ प्रारंभ हुआ, ठीक है, रिपब्लिक डे प्रारंभ हुआ, ठीक है। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी एक विशेष तिथि थी, क्या हुआ, 26 नवंबर 1949 को पूरा संविधान बन तो गया, लेकिन 26 जनवरी को आपको याद होना चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू जी ने रावी के तट पर भारतीय तिरंगा को लहराया था और उस तिथि को याद रखने के लिए 26 जनवरी का दिन अपनाया गया कि 26 जनवरी को हम इसको लागू करेंगे, क्योंकि भारत स्वतंत्र 15 अगस्त के दिन हो गया था। तो अभी इस तिथि को हमेशा के याद रखने के लिए क्या किया गया, 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया, ठीक है। संविधान सभा में कितनी समितियां थी, तो संविधान सभा बनी, उसमें बहुत सारी समिति थी, जैसे मैंने आपको एक बताया प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी कुल समितियां बनी, जैसे झंडा समिति बनी, ठीक है, देशी रियासतों से संबंधित समिति बनी, ठीक है, बहुत सारी ऐसी समितियां बनी। तो इनके अध्यक्ष कौन थे, इनमें कितने कुल समितियां थी, तो 22 समितियां टोटल ऐसी बनी थी। कितनी बनी थी, 22 समितियां ऐसी बनी थी, ठीक है, ठीक है, 22 समितियां बनाई गई थी। संविधान सभा में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई, ठीक है। तो हमारा संविधान सभा जो बनी उसमें संसदीय प्रणाली को अपनाया गया। भारत में किस प्रणाली को अपनाया गया, संसदीय प्रणाली, क्योंकि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा। तो ये किससे लिया गया, अब ऑप्शन देखना, इंग्लैंड है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और कनाडा है। तो इसका सही उत्तर होगा इंग्लैंड या ब्रिटेन से लिया गया। किससे लिया गया, इंग्लैंड या ब्रिटेन से लिया गया। वहां भी संसद की सर्वोच्चता है संसदीय प्रणाली को, जिस तरह की संसदीय प्रणाली वहां है, लोअर हाउस अपर हाउस, ठीक है, उच्च सदन निम्न सदन, वैसे ही भारत में अपनाया गया। तो ये कहां से हमने सीखा, ये हमने सीखा ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन के संविधान से इसको उठाया गया है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, भारत ने इस प्रणाली को अपनाया ताकि लोकतंत्र प्रभावी रूप से चले और सरकार जनता के प्रति जवाबदेह बनी रहे, ठीक है। तो ये आपका उत्तर होगा।
नीति निर्देशक सिद्धांत या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किस देश से लिए गए हैं? ठीक है, तो हमारे देश में क्या है, देश में नीति निर्धारण करने के लिए संविधान में बात कही गई है। ठीक है, ये किस जो है संविधान से लिए गए हैं? तो ऑप्शन में देखना, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, आयरलैंड है और जापान है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा आयरलैंड। ठीक है, तो डीपीएसपी जिसको बोलते हैं, डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि राज्य को नीति निर्देश करने के लिए संविधान में बातें कही है कि आप कोई नीति बनाए तो इनको ध्यान में रखकर बनाएं। ये कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। ठीक है, आपको याद होना चाहिए कि संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका वर्णन। ठीक है, अनुच्छेद 36 से 51 तक डीपीएसपी का वर्णन है। अभी इस पर आएंगे प्रश्न। ठीक है, आयरलैंड आपको पता है। ठीक है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? मतलब कि भारतीय संविधान बना, कई स्रोत लिए गए। ठीक है, कई देशों के संविधान से कुछ कुछ चीजें ली गई, जैसे आयरलैंड से डीपीएसपी ले लिया गया, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, कनाडा से संघीय प्रणाली, तो इस तरह से लिया गया। लेकिन सबसे ज्यादा चीजें कहां से ली गई? सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है कि जिससे एक ऐसा स्रोत जिससे सबसे ज्यादा चीजें ले ली गई हो, तो वो है दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, जब भारत गुलाम था उस समय पे भारत सरकार अधिनियम 1935 आया, उसमें बहुत सारे अनुच्छेद थे और वो भारत को रेगुलेट करने के लिए थे। उससे ज्यों के त्यों बहुत सारी चीजें ले ली गई। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बहुत महत्वपूर्ण है। इससे सारी चीजें संविधान सभा में बहुत सारी, सबसे बड़ा स्रोत इसी को माना जाता है। ठीक है, भारतीय संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से प्रेरित है? ठीक है, तो भारत में एक संघीय प्रणाली को अपनाया गया है। कैसी प्रणाली को अपनाया गया है? संघीय प्रणाली को। संघीय प्रणाली का मतलब ये होता है दोस्तों कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार में शक्तियों का बराबर बंटवारा हो। तो ऐसी व्यवस्था कहां से ली गई है? ये 14वें नंबर का प्रश्न है, चौथा नहीं है। ठीक है, तो ऐसी व्यवस्था हमने उठाई है कनाडा से। कहां से उठाई है? कनाडा से। ठीक है, मौलिक अधिकार की अवधारणा किस देश से ली गई है? ठीक है, हमारे संविधान में मौलिक अधिकार हैं, आपको पता है, अनुच्छेद 13 से लेके अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार, तो ये किस देश से लिए गए हैं? ठीक है, तो मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं दोस्तों? ये अमेरिका से लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार याद रखना, कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, आप इसको समझ जाएंगे। मौलिक कर्तव्य का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? ठीक है, तो देखो मौलिक अधिकार तो अमेरिका से लिया, लेकिन कर्तव्य, ड्यूटीज है जो 51A में आपको वर्णित है, जो कि 42 में संविधान संशोधन में जोड़ी गई। 10 मौलिक कर्तव्य हमारे लिए बताए गए हैं कि हमको ये करना चाहिए। तो 10 मौलिक कर्तव्य हमारे पास वर्णित हैं। ये कहां से लिए गए हैं दोस्तों? तो ये रूस के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, कहां से? यूएसएसआर। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, यूएसएसआर से लिए गए, सोवियत संघ के संविधान से लिए गए। ठीक है, तो ये आपको सोवियत संघ के संविधान से 42वें संविधान संशोधन, मैंने आपको बताया 1976 में जोड़ा गया। ठीक है, तो देखो मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कहां से लिए गए? अमेरिका से। मूल कर्तव्य किससे लिए गए? तो आप बता दोगे कि ये आपके रूस से लिए गए। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किस देश से संविधान से लिया गया? ठीक है, तो न्यायिक पुनरावलोकन की, न्याय, जैसे हमारी सरकार कोई कानून बनाती है, कोई अधिनियम बनाती है, नियम बनाती है, या फिर कोई संशोधन करती है, तो इसको न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट इसको देख सके, इसका फिर से अवलोकन कर सके, ऐसा अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया? ऐसा कहां पर है? और तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। ठीक है, तो मौलिक न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत कहां से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया। ठीक है, तो न्याय व्यवस्था क्या कर सकती है? सरकार ने कोई कानून बनाया, कुछ भी बनाया, तो इसको गवर्नमेंट, इसको सुप्रीम कोर्ट देख सकता है, न्यायालय देख सकता है, इसकी जांच कर सकता है कि ये सही है, देश हित में है कि नहीं है, जनता के हित में है कि नहीं है। ठीक है, तो ये सिद्धांत अमेरिका से लिया गया था। समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट का विचार किस देश से लिया गया? ठीक है, तो आपको पता है हमारे संविधान में 12 अनुसूचियों का वर्णन है। कितनी अनुसूचियों को? 12 अनुसूचियों का, जिसमें से जो 7th अनुसूची है, 7th शेड्यूल है, उसमें 3 प्रकार की सूचियां दी गई हैं। कौन कौन सी? राज्य की, केंद्र की और समवर्ती सूची, मतलब कि जो दोनों के लिए है। ठीक है, समवर्ती सूची, तो ये 3 सूचियां जहां पर दी गई हैं, तो ये किससे लिया गया? कैसे, किस देश के संविधान में ऐसी चीजें उपलब्ध थी? तो ये भी आप बता दोगे कि यहां पर ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। ठीक है, तो यहां पर समवर्ती सूची वाला सिद्धांत जो लिया गया वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। ठीक है, इसको आप डिटेल आपको चाहिए होगी तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये पूरी पीपीटी आपको हमारे व्हाट्सएप में मिल जाएगी, टेलीग्राम में भी मिल जाएगी। ठीक है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता। ठीक है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ठीक है, लिबर्टी, इक्वलिटी और फर्टर्निटी। ठीक है, ये कहां से लिया गया कि स्वतंत्रता है, समानता और बंधुत्व है? जब आप प्रस्तावना पढ़ते हो संविधान की तो ये वर्ड आपको देखने को मिलते हैं। तो ये कहां से लिया गया है दोस्तों?
कहां से लिया गया है, ठीक है, अमेरिका, फ्रांस, कनाडा और जापान। इसका सही उत्तर होगा फ्रांस से लिया गया है। कहां से लिया गया है? फ्रांस से, ठीक है। फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में और वहां इन चीजों की बात बहुत जोरों तोरों से की गई थी कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात नारा दिया गया था वहां की क्रांति में, और ये चीज हमें फ्रांस के संविधान से हमने उठाई थी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो ये नारा कहां मिलता है? फ्रांस के संविधान से, तो हमने वहां से उठाया है, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में नामित सदस्यों का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को नामित करता है। कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों, ठीक है। कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों से नामित कर सकते हैं। तो ऐसे 12 सदस्य नॉमिनेटेड होते हैं, मतलब 12 सदस्य। जैसे आपको भी चाहे राष्ट्रपति तो आपको भी नामित कर सकता है, ठीक है। आपको किसी कला के हो, किसी विज्ञान साहित्य से, तो यहाँ पर 12 सदस्यों को नॉमिनेट कर सकता है। तो ये नॉमिनेशन किस देश में ऐसा होता था जो हमने अपने संविधान में शामिल किया? तो ये आयरलैंड में होता था। कहाँ होता था? आयरलैंड में होता था। आयरलैंड से और क्या लिया हमने? तो सर बोलो डीपीएसपी लिया। क्या लिया? डीपीएसपी लिया, ठीक है। यहां पर आप डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हो। अच्छा, भारतीय संविधान में किन, अच्छा ये एक प्रश्न आपका छूटा क्या? ठीक है, इसका वो नहीं। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? ठीक है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी, ठीक है। देखो, भारत के संविधान में नागरिकता की भी बात जरूरी, ठीक है। हम भारत देश में रहते हैं, भारत की नागरिकता लेनी होगी, इसके लिए कुछ प्रावधान किए गए होंगे, ठीक है। तो किस अनुच्छेद में ऐसे प्रावधान है? तो आपको बता देना, अनुच्छेद 5 से 11 तक। कहां से कहां तक? अनुच्छेद 5 से 11 तक, ठीक है। अनुच्छेद 1 से 4 तक राज्य का वर्णन है, ठीक है। किसी राज्य को मिलाना है, शामिल करना है, जैसे अनुच्छेद 1 में भारत का नाम है, ठीक है, भारत अर्थात इंडिया, राज्यों का संघ होगा, इस तरह से। फिर अनुच्छेद 2 में राज्यों का मिलाना, पुनर्गठन, ठीक है, अल्ट्रेशन करना। 3 में भी यही है, ठीक है। तो इस तरह से अनुच्छेद 1 से 4 तक राज्य से संबंधित है, अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित है, नागरिकता। इसके बाद अनुच्छेद 12 से 35 तक आपके किससे हैं? डीपीएसपी से, सॉरी, मूल अधिकार से संबंधित है, मूल अधिकार से, ठीक है। और 36 से 51 तक आपके किससे संबंधित है? डीपीएसपी से, ठीक है। तो इतनी सारी बातें आपके सामने हैं, ठीक है। तो नागरिकता कहां है? 5 से 11 तक, ठीक है। 5 अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 5 से 11 तक याद रख सकते हो आप, ठीक है। भारत में किस प्रकार की नागरिकता प्रचलित है? तो हम भारत देश में, आप भारत के नागरिक हो, सिर्फ ऐसी नागरिकता प्रचलित है। आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हो, आप बिहार के नागरिक हो, ऐसा नागरिकता प्रचलित नहीं है। आप भारत के नागरिक हो, कहां के? भारत के। तो सिर्फ एकल नागरिकता प्रचलित है। तो ऑप्शन ए आपका सही होगा, एकल नागरिकता। दोहरी नागरिकता वाला हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है। ये अमेरिका में, ठीक है, वहां राज्य की नागरिकता अलग है और केंद्र की नागरिकता अलग है। तो हमारे भारत में एकल नागरिकता, ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है, ठीक है। भारतीय संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो भारतीय संसद है, ठीक है, हमारी पार्लियामेंट है, वो नागरिकता से संबंधित कानून बनाएगी कि किसको नागरिकता देनी है, किसको नहीं देनी, किसको कितने साल रहने पर नागरिकता देनी है। तो ये सारी चीजें कहां से ये किस अनुच्छेद में है? इसमें कानून बनाएगा अनुच्छेद 11 में, ठीक है। अनुच्छेद 11 के तहत भारतीय संसद को यह अधिकार है कि वो नागरिकता संबंधी कानूनों में संशोधन कर सकती है, कानून बना सकती है, ठीक है। इसी के तहत नागरिकता संशोधन अधिनियम, जो नागरिकता कानून अधिनियम 1955 बनाया गया था, ठीक है। तो 1955 का एक कानून बना है नागरिकता से संबंधित, ठीक है। अनुच्छेद 11 याद रखना। भारतीय नागरिकता किसके माध्यम से प्राप्त नहीं की जा सकती, ठीक है। तो आपको भारत का नागरिक बनना है, इसके लिए कुछ प्रोविजन वहां पर दिए गए हैं। 5 प्रकार की चीजें हैं जिससे भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। इसमें से पूछा है किसके द्वारा नहीं की जा सकती, ठीक है। नहीं वर्ड को जरूर याद रखना। जन्म के द्वारा, अगर आपने भारत में जन्म लिए तो आप भारत के नागरिक कहलाएंगे, ठीक है। प्राकृतिक करण के द्वारा, प्राकृतिक करण के तहत क्या होता है दोस्तों कि आपने कम से कम 12 वर्ष तक भारत में रह रहे हो, ठीक है। और जब आपने अप्लाई किया हो उससे कम से कम 11 महीने पहले तक रह रहे हो, ठीक है ना। तो 11 वर्ष और 12 महीने ये होते, तो टोटल मिला के 12 वर्ष होते हैं। 12 वर्ष अगर आप रह रहे हो तो ये प्राकृतिक करण हो जाता है कि प्राकृतिक रूप से आप भारत के नागरिक हो, 12 वर्ष से आप यहाँ रह रहे हो और आपने आवेदन किया है, ठीक है। इसके बाद क्षेत्र के सम्मेलन द्वारा, कि कोई क्षेत्र है, आज पाकिस्तान में हम अटैक करके पाकिस्तान को भारत में मिला लें तो क्षेत्र का सम्मेलन होगा तो भारत की नागरिकता अपने आप मिल जाएगी, तो ये भी सही है, ठीक है। और भारतीय बैंक में धन जमा करके, तो ऐसा नहीं हो सकता कोई अमेरिका का आदमी आए और एसबीआई में 100 रुपए जमा कर दे, बोले मैं भारत का नागरिक हूं, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसके माध्यम से प्राप्त नहीं की जा सकती, बैंक में पैसा वैसे जमा करके नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती, ठीक है। भारतीय बैंक में धन जमा करके, ठीक है, ये समझ जाओगे आप। नागरिकता के कितने तरीके भारतीय कानून में वर्णित थे? अब भी मैंने आपको बताया कि 5 तरीके वर्णित थे। कौन कौन से? अब यहां पर देख लेना कौन कौन से 5 तरीके हैं। देखो, पहला तो जन्म से, आप भारत में जन्म लो तो आप भारत के नागरिक। फिर वंशानुगत, आपकी 2-3 पीढ़ी का आप बता दो कि हमारी ये पीढ़ी यहाँ थी, तो फिर वंशानुगत रूप से आप भारत में हो। फिर पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन करवा लो प्राकृतिक करण के द्वारा, और क्षेत्र सम्मेलन के द्वारा। ये 5 तरीके हैं जिससे आप भारत की नागरिकता प्राप्त करते हैं, ठीक है।
प्राकृतिक करण द्वारा नागरिकरण के लिए प्राप्त न्यूनतम भारत में निवास की अवधि, अभी मैंने आपको बताया कि अगर 12 वर्ष तक आप भारत में रह रहे हो तो हो जाएगा, तो यहाँ पर है 12 वर्ष, हाँ ऑप्शन डी में है। तो 12 वर्ष तक अगर आप भारत में रह रहे हो तो आपको प्राकृतिक रूप से भारत की नागरिकता मिलेगी, लेकिन आवेदन करना होगा, ठीक है, प्रूफ करना होगा 12 वर्ष, ठीक है। भारतीय संविधान में भारतीय नागरिक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? भारतीय संविधान में भारतीय नागरिक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 5 आपका इसका वर्णन है, ठीक है। अनुच्छेद 5 से 11 तक टोटल नागरिक के प्रोविजन दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 5 में क्या है कि भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा दी गई है, ठीक है। भारत का नागरिक कौन कहलाएगा, ये कहां पर दिया गया है? अनुच्छेद 5 में, ठीक है। विदेशी नागरिक के लिए भारत की नागरिकता कैसे मिल सकती? कोई विदेशी नागरिक है, उसको भारत की नागरिकता कैसे मिल सकती है? देखो विदेशी है, मतलब भारत में कभी आया नहीं, कुछ नहीं हुआ, तो उसको कैसे नागरिकता मिलेगी? देखो जन्म से तो मिल नहीं सकती, उसने जन्म नहीं लिया, वंशानुगत नहीं मिल सकती, उसके वंश का कोई यहाँ नहीं है, दादा नानी, दादा दादी, नाना नानी या इनमें से कोई एक यहाँ पर का नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगर आप मैं बात करूं तो पंजीकरण से, तो रजिस्ट्रेशन के लिए एक अलग प्रक्रिया, उससे नहीं हो सकती है। फिर इसके बाद प्राकृतिक करण से, तो प्राकृतिक करण से मैंने बताया आपको हो सकती है अगर 12 वर्ष तक यहाँ पर कोई रह रहा है, और धरती के सम्मेलन से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, विदेशी नागरिक के लिए भारत की नागरिकता कैसे मिल सकती है? तो आप बता दो कि प्राकृतिक करण से। किससे मिल सकती है? प्राकृतिक करण से, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन नागरिकता को समाप्त कर सकता है? तो भारतीय संविधान में नागरिकता, जैसे आपकी नागरिकता को समाप्त करना है तो ये कौन कर सकता है? तो ये कर सकता है केंद्र सरकार। कौन कर सकता है? केंद्र सरकार। राज्य सरकार में कोई हाथ नहीं है नागरिकता के, केंद्र की नागरिकता। सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा नहीं करता और लोकसभा पर्टिकुलर ऐसा नहीं करती। केंद्र सरकार कर सकती है कि आपकी नागरिकता को समाप्त कर दे, ठीक है। केंद्र सरकार करती है, ठीक है। भारतीय मूल के व्यक्ति जो भारत के बाहर रहते हैं उनके लिए नागरिकता प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो भारतीय मूल के व्यक्ति मतलब कि इंडियन ओरिजिन के हो, उनके दादा नानी पोता पोती के कोई दादा दादी नाना नानी कोई यहाँ के थे, और तो वो भारतीय मूल के कहलाए। जैसे आपने सुनीता विलियम्स को सुनते हो, भारतीय मूल की, लेकिन वो है अमेरिकी नागरिक, ठीक है, क्योंकि वो वहीं रही हैं, तो भारतीय मूल के, ठीक है। तो भारतीय मूल के हैं, तो इसके लिए अगर उनको नागरिकता प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 8 में। किस में है? अनुच्छेद 8 में। जो भारतीय मूल के लोग हैं उनको अगर नागरिकता प्राप्त करनी तो अनुच्छेद 8 से बात करेंगे, वो लेके आएंगे यहाँ पर कॉपी, ठीक है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का विस्तृत प्रावधान है। देखो भारतीय संविधान के भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। भाग 1 में आपका क्या है? राज्य है। भाग 2 में आपका क्या है? नागरिकता है। और भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। तो प्रावधान किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो आप बता देना अनुच्छेद 12 से 35 तक है। कहां तक है? अनुच्छेद 12 से 35 तक, ठीक है। तो ये मूल अधिकार, और 6 प्रकार के मूल अधिकार आपको पता होना चाहिए कि है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। फिर इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, फिर धार्मिक संस्थानों का अधिकार, फिर शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस तरह से हमारे संविधान में 6 प्रकार के मूल अधिकार वर्णित हैं, जो कि अनुच्छेद 12 से 35 तक है, ठीक है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत किस अधिकार को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं? ठीक है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। देखो एक मौलिक अधिकार में जो सुप्रीम कोर्ट ने बात कही थी कि ये जीवन और मौलिक स्वतंत्रता का अधिकार है, तो ऐसा कौन सा मौलिक अधिकार है जिसको ये कहा जाता है? तो देखो ये समानता का, ये विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, ये समानता का अधिकार, ये अभिव्यक्ति वाली आजादी आपको देता है। और अनुच्छेद 21 जो है ये आपका बड़ा महत्वपूर्ण है, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। क्या देता है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का। स्वतंत्रता पूर्वक हम जी सकते हैं, व्यक्तिगत हम स्वतंत्रता पूर्वक सो सकते हैं, अपने मनपसंद जीवन साथी के चयन कर सकते हैं। ये सारी चीजें कहाँ वर्णित है? अनुच्छेद 21 में। तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ है? अनुच्छेद 21 में। ये भारतीय संविधान में वर्णित है। ठीक है, आगे चलना। अनुच्छेद 21 के तहत किसी भी व्यक्ति को, ठीक है ये आपको सब पता है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता? ठीक है, तो मौलिक अधिकार बहुत सारे हैं, आपको सब पढ़ने होंगे सारी चीजें। तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में देख रहे हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन देखना, स्वतंत्रता का अधिकार मैंने अभी बताया, मौलिक अधिकार में स्वतंत्रता का अधिकार है। समानता का अधिकार भी है, ठीक है ना। संपत्ति का अधिकार ये नहीं है मौलिक अधिकार में, ठीक है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये भी है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन सी। संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है, ये कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है। पहले था लेकिन इसको संविधान संशोधन करके हटा दिया गया, ठीक है। ये देखो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटा दिया गया और ये कैसा हो गया? कानूनी अधिकार हो गया, ठीक है। संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं। क्या होता था कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार हुआ और आप मौलिक अधिकारों के लिए कहां जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट में। तो किसी की जमीन में कोई डेवलपमेंट करना हो तो बार बार उसमें अड़चने आ रही थी, इसलिए सरकार ने इसको हटा करके कहां कर दिया है? आपके कानूनी अधिकार में, ठीक है। अनुच्छेद 19 किस प्रकार के अधिकार
प्रदान करता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 19 बहुत सारे यहाँ पर मैंने आपको बताया स्वतंत्रता का वर्णन है, जैसे कि यहाँ पर स्वतंत्रता पूर्वक भाषण देने का वर्णन है या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन है। ठीक है ना, इसके बाद यहाँ पर संघ बनाने का वर्णन है, व्यवसाय करने का, निवास का, इन सारी चीजों की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में दी गई है। तो यहाँ पर समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का और संवैधानिक। अच्छा, अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि अनुच्छेद आपका जो यहाँ पर 14 से लेके 18 तक ये समानता का अधिकार बताते हैं। ठीक है, फिर 19 से लेके 22 तक ये स्वतंत्रता का अधिकार बताते हैं। ठीक है, फिर 23 और 24 आपके क्या बताते हैं दोस्तों, ये बताते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर 25 से लेके 28 तक आपके बताते हैं दोस्तों धार्मिक शिक्षण संस्थानों वाले अधिकार जो होते हैं। ठीक है, शिक्षण संस्थानों या अल्पसंख्यकों वाले अधिकार होते हैं। इसके बाद दोस्तों होता है आपका 29 और 30, तो ये आपके बताते हैं दोस्तों, ये धार्मिक अधिकार बताते हैं और ये शिक्षा संबंधी अधिकार बताते हैं। तो आपका 19 से 22 तक किस में आ जाएगा, स्वतंत्रता के अधिकार में आ जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 19 किस प्रकार के अधिकार बताएंगे, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, कि हमको किस किस प्रकार की स्वतंत्रता है। हमको अनुच्छेद 19 में मैंने आपको बताया 6 प्रकार 5 स्वतंत्रताओं का वर्णन है, तो ये सारी चीजें आपको देखनी है। ठीक है, अनुच्छेद 32 का क्या महत्व है, अनुच्छेद 32 किसमें आएगा आपको पता है, मौलिक अधिकार में 35 तक के आते हैं। तो जीवन का अधिकार ये मैंने आपको बताया अनुच्छेद 21 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये अनुच्छेद 20 में है। समानता का अधिकार आपको मिल जाएगा अनुच्छेद ये 14 से लेके 18 तक में मिल जाएगा। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये कहाँ मिल जाएगा, अच्छा संवैधानिक उपचार का अधिकार ये मिल जाएगा यहाँ। ठीक है, वो दो स्थिति से संबंधित है अनुच्छेद 20। ठीक है, अनुच्छेद 32 आपका जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित। संवैधानिक उपचार मतलब कि आपके मूल अधिकारों का यदि कोई हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, आप अपना उपचार सुप्रीम कोर्ट से करवा सकते हो कि हमारे मूल अधिकारों का हनन हो, आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है, आपको छुआछूत का भेद किया जा रहा है, नौकरियों में आपको समानता नहीं मिल रही, आरक्षण नहीं मिल रहा, तो इस सब के लिए आप जा सकते हो। ये कहां पर वर्णित है, अनुच्छेद 32 में। ठीक है, 5 प्रकार की रेटों का वर्णन है, उनके तहत आप यहां पर जा सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको हटाओ। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को दिया गया है। ठीक है, तो देखो जो भी अधिकार दिए गए स्वतंत्रता के अधिकार, समानता के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार में कुछ ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है और कुछ ऐसे हैं जो भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है। तो इसमें से पूछा केवल कौन सा ऐसा है जो भारतीय नागरिक को, तो अनुच्छेद 15 आपको याद रखना होगा। कौन सा, अनुच्छेद 15 केवल भारतीय नागरिकों को, क्योंकि इसमें कहा गया है कि राज्य इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे जन्म स्थान, जाति, लिंग, ठीक है, वंश, इनके आधार पर भेद नहीं कर सकते, लेकिन कोई विदेशी नागरिक है तो उससे भेदभाव हो सकता है। तो ये अनुच्छेद 15 क्या है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, आपने अनुच्छेद 15 मूवी भी देखी होगी, आर्टिकल 15 आयुष्मान खुराना की। ठीक है, धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर, ठीक है, यहां पर वर्णन की बात कही गई है, समानता की बात की गई है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन सा अनुच्छेद शामिल है। ठीक है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार मैंने आपको भी बताया, अनुच्छेद 23 और 24 जहां मिलेगा वो आप लगा देना, अनुच्छेद 23 और 24। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 23 और 24 क्या बताते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, कि आप किसी बच्चे का शोषण नहीं कर सकते, महिलाओं का शोषण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बालात श्रम नहीं करवा सकते कि जबरदस्ती बल लगाकर श्रम करवाएं, ऐसी चीजें नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 23 और 24। 23 में क्या है, मानव तस्करी और जबरन मजदूरी को रोकता है, अनुच्छेद 24 बाल मजदूरी को रोकता है। ठीक है, अनुच्छेद 25 से 28 तक किस प्रकार के अधिकार को समर्पित है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया था धार्मिक स्वतंत्रता से, तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, धार्मिक स्वतंत्रता से अधिकार है। ठीक है, कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, 6 प्रकार के। कौन कौन से हैं, समानता का, स्वतंत्रता का, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, फिर धार्मिक अधिकार, फिर इसके बाद अल्पसंख्यकों वाला जो शिक्षा का अधिकार है, और उसके बाद संवैधानिक उपचार का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में है। ठीक है, ठीक है, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार किस अनुच्छेद में शामिल है, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। ठीक है, तो संस्कृति और शिक्षा वाला मैंने आपको बताया कहाँ है, लास्ट में है, ये क्या है 29 और 30। तो यहाँ पर दिया है क्या 29 और 30, हाँ बिल्कुल दिया है सर, है ना, अनुच्छेद 12 से 35। ठीक है, ये राज्य से संबंधित है, 25 से 28 तक आपको पता है धर्म से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद 31 से 35 तक ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 29 और 30 किससे है, ठीक है, शिक्षा से संबंधित। संविधान के कितने मौलिक अधिकार हैं, संविधान में कितने मौलिक अधिकार है, अभी मैंने आपको बताया 6 हैं। कौन कौन से 6 हैं, कोई भी कभी भी पूछ ले तो बता देना सर। समानता का, कौन सा, समानता का, ठीक है, दूसरा बता देना स्वतंत्रता का, स्वतंत्रता का, तीसरा बता देना आप लोग बता देना, किसका बता दोगे यहाँ पर, समानता का, स्वतंत्रता का, फिर शोषण के विरुद्ध, शोषण
शोषण का नहीं है, शोषण के विरुद्ध पूरा लिखना पड़ता है, ठीक है। शोषण का अधिकार नहीं है संविधान में, शोषण के विरुद्ध। आगे आपका कोई शोषण कर रहा है, ठीक है। चौथा हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता। इसके बाद पांचवा आपका हो जाएगा यहाँ पर, इसके बाद पांचवा क्या हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा, क्या बोलते हैं, देखो, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसके बाद ये शैक्षिक वाला हो जाएगा, ठीक है, जो मैंने आपको बताया, शैक्षिक और संस्कृति वाला, जो अल्पसंख्यकों संस्कृति वाला जो अल्पसंख्यकों से संबंधित है। और यहाँ पर आपका हो जाएगा संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचार, ठीक है। तो इस तरह से आपके इतने अनुच्छेद इसमें शामिल है, इतनी प्रकार की स्वतंत्रता शामिल है, तो आपको ये आर्टिकल सहित याद रखना होगा, ठीक है। अनुच्छेद 20 किस विषय से संबंधित है, अनुच्छेद 20, ठीक है, आर्टिकल 20 की बात किया गया है, अपराध के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण, बालाश्रम में मजदूरी, मैंने अभी आपको बताया अनुच्छेद 23 से है, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता, ये मैंने आपको बताया 25 से 28 तक वर्णित है, ठीक है। शिक्षा का अधिकार, ये सब ये आपको पता है अनुच्छेद 21A में है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 20 हो जाएगा अपराध के लिए दोष सिद्धि से संरक्षण, ठीक है। अपराध के लिए दोष सिद्धि, यदि आपका दोष सिद्ध नहीं हुआ है तो आपको संरक्षित किया जाएगा, आपको जबरदस्ती नहीं न्यायालय में पेश किया जाएगा, जबरदस्ती आपके ऊपर केस नहीं चलाया जाएगा, ठीक है। मौलिक अधिकारों को निलंबित कब किया जा सकता है, ठीक है। तो मौलिक अधिकारों को निलंबित कब किया जा सकता है, देखो, मौलिक अधिकार आपको सब प्राप्त हैं कि आप ऐसा ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा ऐसा नहीं कर सकते, ये सब मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। तो आप इनको कभी कभी रोक भी तो लग सकती है, ऐसा तो नहीं कि आप अपने हिसाब से भाषण देते रहो, कुछ भी करते रहो, सारी चीजें। तो ये मौलिक अधिकार जो हैं, ये कब निलंबित किए जा सकते हैं, जब राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, ठीक है, राष्ट्र में आपातकाल लगा हो, तब मौलिक अधिकार यहाँ पर सस्पेंड किए जा सकते हैं, केवल अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ करके, ठीक है। अनुच्छेद 17 किस अधिकार को से संबंधित है, ठीक है। तो आर्टिकल 17 है संविधान में, ये किससे संबंधित है, मैंने बताया 14 से 18 तक के समानता के अधिकार हैं। तो यहाँ पर देखो, समानता का अधिकार तो है ही, ठीक है ना। अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये मूल रूप से अनुच्छेद 17 में, ठीक है। अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता का उन्मूलन, मतलब कि छुआछूत से निषेध की जो बात की गई अनुच्छेद 17 में कही गई है। इसी के तहत आपके SC/ST एक्ट बने, जितने भी प्रोविजन आते हैं इस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। सारा मसला इसी का था देश में, ठीक है। तो अस्पृश्यता का उन्मूलन करना है अनुच्छेद 17 के तहत, ठीक है। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार है, तो मैंने अभी भी बताया था अनुच्छेद 21A, ठीक है। अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, ठीक है। ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 21A का संबंध किससे है, तो आप बता देना कि सर ये शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, ठीक है। अनुच्छेद 19 के तहत कितनी स्वतंत्रताएं दी गई हैं, तो अनुच्छेद 19 के तहत मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर आपको 6 स्वतंत्रताएं प्रदान करी गई हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन सी स्वतंत्रता है, भाषण या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पहला नंबर, दूसरा सभा की स्वतंत्रता, ठीक है, तीसरा संघ की स्वतंत्रता, चौथा आंदोलन की स्वतंत्रता, पांचवा निवास की स्वतंत्रता और छठवां व्यवसाय की स्वतंत्रता, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा है, भाषण की, ठीक है। अब भाषण कब दोगे आप, जब आपके सामने सभा होगी, ठीक है। ऐसे याद इसको रख सकते हैं कि भाषण देना है, ठीक है, भाषण देना है तो आपके सामने सभा होनी चाहिए। और सभा आप कब बना सकते हो, जब आप किसी संघ में जुड़ जाओ, ठीक है। और संघ में आप जुड़ोगे, और संघ में जुड़ोगे तो आपका क्या हो जाएगा, आंदोलन करोगे तब आपके पास संघ होगा, आंदोलन करोगे तब तो आपके पास संघ होगा। और आंदोलन करने के लिए आपके अपने पास निवास, अपना घर तो हो कम से कम, और अपना निवास के साथ साथ आपकी अपना व्यवसाय भी हो, ठीक है, व्यवसाय हो। तो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता है, भाषण, सभा, संघ, आंदोलन, निवास और व्यवसाय, ये सब आप कर सकते हो, भारत में आपको कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार को मौलिक अधिकारों का आधार कहा गया है, ठीक है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस अधिकार को मौलिक अधिकारों का आधार माना है, कि ये बेस है, सारे मौलिक अधिकारों का बेस क्या है, ये है। इसमें से ऑप्शन में देखना, समानता का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। समानता का अधिकार 14 से 18 तक मैंने आपको बताया, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 मैंने आपको बताया, शिक्षा का अधिकार 21A बताया, और मैंने आपको बताया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक, कितने तक, 25 से 28 तक। तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये मौलिक अधिकारों का आधार है, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति है, अब उसके साथ छुआछूत का
भेदभाव किया जा रहा है, तो अनुच्छेद 21 के तहत वो व्यक्तिगत जीवन को, गरिमापूर्ण जीवन को नहीं जी पा रहा, ठीक है। तो अनुच्छेद 17 में भी ये वर्णित है, लेकिन इस सारी चीजों का कहीं न मिला के, कुल मिला के जो चीजें वर्णित है, अनुच्छेद 21 की चीजें अर्थात जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो है, ये मौलिक अधिकारों का आधार है, बेस है सारे मौलिक अधिकारों का, ठीक है। अनुच्छेद 15 किस प्रकार के भेदभाव को निषेध करता है? अनुच्छेद 15, कौन सा अनुच्छेद? 15 किस प्रकार के भेदभाव को निषेध करता है? तो जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान व सामाजिक वर्ग के आधार पर, ठीक है। तो जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान, तो सरकार हमसे ऐसा विभेद कभी नहीं कर सकती कि आप इस जाति के हो तो इस चीज का फॉर्म ना भरो, आप इस धर्म के हो तो इस चीज का फॉर्म ना भरो, कोई हिंदू फॉर्म भरेगा या मुस्लिम भरेगा, ईसाई भरेगा, ऐसा सरकार नहीं कर सकती, ठीक है। लिंग के आधार पर नहीं कर सकती कि इस फॉर्म को महिला भरे, ठीक है। जहां पर युक्त निर्बंधन होंगे वहां पर ऐसा हो सकता है, ठीक है। जन्म स्थान के आधार पर, ठीक है, ये राज्य सरकारें अपने अपने हिसाब से कर देती हैं, ठीक है। फिर या फिर सामाजिक वर्ग कि आप किस क्लास में, गरीब पैदा हुए अमीर पैदा हुए, तो इन पांचों आधार पर जो निषेध है अनुच्छेद 15 में, ठीक है। विदेशियों के साथ ऐसा भेदभाव किया जा सकता है, ठीक है। ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त अधिकार है। संवैधानिक उपचार का अधिकार किसने दिया? ठीक है, संवैधानिक उपचार का अधिकार किसने दिया? तो ये सब कोई जम नहीं रहा प्रश्न कि किसने दिया, ये तो संविधान ने दिया है, पर ये सुप्रीम कोर्ट के तहत लागू होता है। किसके तहत? सुप्रीम कोर्ट इसको लागू कराता है, तो ये प्रश्न वैसा जम नहीं रहा किसने दिया, तो ये तो संविधान ने दिया, ठीक है ना। बाल श्रम के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है? ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि बाल श्रम के विरुद्ध अनुच्छेद 24 है। कौन सा अनुच्छेद? 24 है, ठीक है। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, कार्यशालाओं में काम करने से रोकता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 24 याद रखना कि बाल श्रम को निषिद्ध करता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 23 और 24 शोषण वाले हैं, तो 24 बाल श्रम को निषिद्ध करता है। अनुच्छेद 14 का क्या महत्व है? ठीक है, अनुच्छेद 14 क्या है? समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, संवैधानिक उपचार। ये पता है आपको, अनुच्छेद 32 में है, धार्मिक 25 से 28 तक है, शिक्षा का अधिकार 21A में है, तो यही आपका ऑप्शन होगा, समानता का अधिकार, ठीक है। समानता का अधिकार अनुच्छेद किसके में दिया गया है? 14 में, ठीक है। इस पर दो प्रकार का, विधियों का समान संरक्षण और विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। मतलब कि क्या हुआ कि विधियों के समक्ष समता, मतलब विधि या कानून के समक्ष सभी आदमी बराबर होंगे, समान होंगे। और दूसरा इसमें क्या दिया गया है? विधियों का समान संरक्षण, अर्थात कि समान लोगों में समान विधि अप्लाई होगी। अब ऐसा नहीं कि विकलांग लोगों के लिए और नॉर्मल लोगों के लिए समान विधि, ऐसा नहीं। तो विकलांगों के लिए अलग भेदभाव की अगर बात नहीं करी गई तो विकलांग और समान आदमियों क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है क्योंकि अनुच्छेद 14 ये अधिकार देता है कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, दोनों चीज की बात करता है कि विधि यानी कानून के सामने सब लोग बराबर है, ठीक है, लेकिन विधि के समक्ष समता भी है, ठीक है। विधियों का समान संरक्षण भी है कि जैसे महिलाओं के लिए एक विशेष कानून बन सकता है, क्यों? महिलाओं के लिए, ठीक है। और पुरुषों के लिए एक, विकलांगों के लिए एक बन सकता है, छुआछूत ST/SC वालों के लिए एक बन सकता है। तो ये होता है विधियों का समान संरक्षण और विधि के समक्ष समता। तो एक जैसे लोगों के लिए एक जैसा कानून लागू होगा, ठीक है। नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नीति निर्देशक तत्व जो कि DPSP मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, कहां से लिए गए? आयरलैंड से। कहां से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए। अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक वर्णन है। इनका उद्देश्य पूछा है कि उनका उद्देश्य क्या है? धर्मनिरपेक्षता का राज्य नहीं, ये तो इनका उद्देश्य नहीं है। कल्याणकारी राज्य, ये इनका उद्देश्य है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता नहीं है, संघीय राज्य, ठीक है। क्या है? कल्याणकारी राज्य, ठीक है। DPSP क्या कहता है? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, तो सरकार ये नीतियां बनाएगी। नीति निर्देशक तत्व तो यही करेंगे, तो कल्याणकारी राज्य के लिए है, ठीक है, कल्याणकारी राज्य, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व किन अनुच्छेदों में वर्णित है? ठीक है, आपको बता दिया मैंने, 36 से 51 तक वर्णित है, समय खराब नहीं करेंगे। नीति ये इन्हें मतलब कि DPSP को भारतीय संविधान के किस देश से लिया गया? तो मैंने आपको बताया आयरलैंड से लिया गया है। DPSP कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। और राज्यसभा में जो लोग नामित होते हैं वो भी कहां से लिए गए? आयरलैंड से। राष्ट्रपति के चुनाव की जो पद्धति है वो कहां से ली गई? आयरलैंड से। तो आयरलैंड से बहुत सारी चीजें ली गई, ठीक है। अनुच्छेद 37 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 37 किससे? अब देखना, ऑप्शन पढ़ना। अब ये DPSP के प्रश्न आ गए। राज्य की परिभाषा से, न्यायालय में वाद अयोग्यता से, समान वेतन से या पंचायत से। तो देखो ये है अनुच्छेद 36 में, राज्य की परिभाषा जो बताएगी 36 में और 13 में भी वहां। न्यायालय में वाद अयोग्यता, ये है अनुच्छेद 37। कौन सा? अनुच्छेद 37। समान वेतन, ये आपका आगे मिलेगा 39D में, 39D में।
फिर पंचायत मिलेगी आपको 40 में। तो ये सभी अनुच्छेद मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सारे अनुच्छेद याद करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा बी। अनुच्छेद 37 किससे संबंधित है? न्यायालय में वाद अयोग्यता। तो दोस्तों दो चीज देखना कि जो आपके मौलिक अधिकार है इनके लिए आप न्यायालय जा सकते हो कि ये मेरे साथ छुआछूत का व्यवहार कर रहा है, तो अनुच्छेद 32 के तहत आप न्यायालय चले जाओगे। सरकार आपके साथ आरक्षण नहीं दे रही, कुछ नहीं कर रही, तो आप न्यायालय चले जाओगे। लेकिन जो डीपीएसपी है, क्या है डीपीएसपी, जैसे कहा गया कि समान कार्य के लिए समान वेतन, तो आप इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते, सरकार देगी या नहीं देगी, ठीक है। तो इसका ये क्या है, न्यायालय में वाद अयोग्यता, मतलब न्यायालय में इसका आप जाके वहां पर अपनी बात को नहीं रख सकते डीपीएसपी के लिए, ठीक है, मौलिक अधिकारों के लिए रख सकते हो। तो समझ गए बात को, इजी है, ठीक है। अनुच्छेद 38 क्या सुनिश्चित करता है? अब ऑप्शन देखना आप क्या सुनिश्चित करता है। पेंशन, सामाजिक न्याय, समान नागरिक संहिता और पर्यावरण संरक्षण, ठीक है। तो यहां पर होगा ये समान नागरिक संहिता तो अनुच्छेद 44 में आपको मिल जाती है, पर्यावरण संरक्षण आपको मिल जाता है 48 में, ठीक है। सामाजिक न्याय आपको यहां पर मिल जाएगा इसमें, ठीक है, अनुच्छेद 38 में सामाजिक न्याय की बात कही गई, अनुच्छेद 38 में, ठीक है। देख लेंगे सामाजिक न्याय, राज्य को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया अनुच्छेद 38 में, ठीक है। अनुच्छेद 38 में सामाजिक न्याय, याद रखना, अनुच्छेद 38 में सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस कहाँ है? अनुच्छेद 38 में। सामान्य कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किस अनुच्छेद में? अब भी बताया था 39D में है, 39D में है, ठीक है। सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है, चाहे आप अगर मैं और आप एक जैसा काम करें तो वेतन एक जैसा मिलेगा, ठीक है। अनुच्छेद 39 के अंतर्गत पुरुष एवं महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, ठीक है। जैसे मनरेगा है, मनरेगा में महिला और पुरुष की मजदूरी बराबर है, ठीक है। आप लोग भले बोलते हो बेलदार को पैसा ज्यादा दे दो, रेजा को कम दे दो, अर्थात जो पुरुष मजदूर है उसको ज्यादा पैसा देते हो, महिला मजदूर को कम देते हो, लेकिन आपके जैसे मनरेगा के अंतर्गत इन सारी चीजों के अंतर्गत बराबर का पैसा मिलता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 39D। समान सिविल संहिता की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? समान सिविल संहिता अब भी बता, अनुच्छेद 44 में है, ठीक है। समान सिविल संहिता कहाँ है? अनुच्छेद 44 में। तो अभी ये भारत सरकार ने कानून भी लागू किया है। गोवा पहला राज्य था जहां समान सिविल संहिता लागू थी, ठीक है। फिर उत्तराखंड ने किया है अपने यहाँ। ग्राम पंचायतों से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ग्राम पंचायत अभी मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 40 में है, ठीक है। इसी के तहत 73वां संविधान संशोधन किया गया था ग्राम पंचायतों के लिए, ठीक है ना। ये गांधी जी के अनुच्छेदों में से माना जाता है, जो गांधीवादी अनुच्छेद है उनसे है अनुच्छेद 40, ठीक है। समझ गए आप? राज्य किस अनुच्छेद के तहत बालकों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करता है? राज्य किस अनुच्छेद के तहत बालकों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करता है, ठीक है। तो मैंने आपको वहां पर बताया था कि 21A में ये संविधान क्या है, मूल अधिकार में शामिल किया गया 2002 में। कब किया गया था? 2002 में, सन 2002 में। और यहाँ पर अगर डीपीएसपी में यही चीज मिलेगी तो अनुच्छेद 45 में मिलेगी। क्या मिलेगी? अनुच्छेद 45 में क्या मिलेगा? बालकों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, ठीक है। इसलिए सरकार जैसे RTE लाई, ठीक है, राइट टू एजुकेशन, इसके तहत प्राइवेट स्कूलों में भी आप फ्री पढ़ते हो ना सरकार की तरफ से, ठीक है। तो ये मिला था अनुच्छेद 45 से, ठीक है। अनुच्छेद 47 किससे संबंधित है? ठीक है, अब देखो पोषण से संबंधित है, टीकाकरण से, प्रशासनिक सुधार से या नागरिक सेवाओं से। तो अनुच्छेद 47 आपका पोषण से है। किससे है? पोषण से। पोषण से अर्थात कि आपके शरीर को न्यूट्रिशन जो मिल रहा है वो आप सरकार, उसकी जिम्मेदारी है कि सरकार ये चीजें प्रदान करवाएगी। अब सरकार इसके लिए काम भी कर रही है, जैसे खाद्य सुरक्षा कानून आपके लिए लेके आई, ठीक है। आंगनबाड़ी या इन सब में जो आपको पोषण मिलता है, स्कूलों में जो पोषण मिलता है, तो सरकार इसके तहत ही काम करती है, ठीक है। तो अनुच्छेद जो आपको 47 है वो किससे? पोषण से। याद कैसे रखोगे? गाना सुना होगा, लख जवानी एक कुड़ी था, 47 वेट कुड़ी था। मतलब कि 47 अगर वेट है तो पोषण अच्छा है। कैसा है? पोषण अच्छा है। इससे ज्यादा दुबली पत्ती कुड़ी है तो फिर वहां मतलब पोषण गड़बड़ है। तो पोषण की बात किससे कही गई? अनुच्छेद 47 से, ठीक है। तो अनुच्छेद 47 किससे संबंधित हो जाएगा? पोषण से, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का उल्लेख है? अब राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न आ गए, ठीक है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का उल्लेख है? तो आदरणीय राष्ट्रपति, मैंने आपको बताया 51 तक तो आपके क्या है? डीपीएसपी है। उसके बाद अनुच्छेद 52 से राष्ट्रपति संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं। कहां पर? अनुच्छेद 52 से, ठीक है। तो अनुच्छेद 52 में क्या है? राष्ट्रपति भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ऐसा वर्णन है, ठीक है। तो अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति से संबंधित है, ठीक है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ठीक है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल आपको याद रखना है, हमेशा ही पता है आपको 5 वर्ष का होता है। भारत में अधिकतर कार्यकाल 5 वर्ष है, बहुत कम ही 4 वर्ष या 6 वर्ष है, ठीक है। तो राष्ट्रपति का 5 वर्ष, ठीक है। अनुच्छेद 56 में कितने है? अनुच्छेद 56 में वर्णित है राष्ट्रपति का कार्यकाल की ये राष्ट्रपति कितने समय तक पद रहेगा, या रिक्त पद रिक्ति की जो बात कही गई है, पद रिक्ति, वो अनुच्छेद 56 में कही गई है, ठीक है।
इसमें कई आधार बताए गए हैं कि कैसे कैसे पद रिक्ति हो सकती है, ठीक है ना। या तो महाभियोग की प्रक्रिया के चलाकर हो सकती है, या तो उसमें संविधान का अतिक्रमण किया हो तो हो सकती है, ठीक है, या फिर 5 वर्ष पूरे हो गए हो तो हो सकती है। तो ये पद रिक्ति की बात कहाँ की गई? अनुच्छेद 56 में, ठीक है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होगी? ठीक है, कि भैया आप चाहो कि मैं राष्ट्रपति बनने के लिए अपना फॉर्म फिल कर दूं, तो इसके लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए? तो एज होनी चाहिए मेरे बच्चों 35 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। ये राज्यपाल हो या राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के लिए या फिर राज्यपाल के लिए, दोनों के लिए 35 वर्ष है, ठीक है। 30 वर्ष है विधान परिषद का सदस्य बनना है, विधान परिषद का सदस्य बनना है तो 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। 25 वर्ष है विधानसभा या लोकसभा का सदस्य बनना हो, ठीक है। 21 वर्ष है सरपंच साहब बनना हो, ठीक है, स्थानीय निकाय के लिए 21 वर्ष है। तो इस तरह से एज है, ठीक है। अनुच्छेद 58 में योग्यताएं दी गई हैं राष्ट्रपति पद के लिए, क्या क्या अर्हताएं हैं, ठीक है। अर्हताएं अनुच्छेद 58 में दी गई हैं। तो 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार का होता है? प्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष होता है, राज्यपाल द्वारा नियुक्त होता है, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होता है। प्रधानमंत्री द्वारा तो नियुक्त नहीं होता, राज्यपाल द्वारा भी नहीं होता। प्रत्यक्ष भी आप भी चुनाव में वोट डाले नहीं जाते तो अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव में आप कभी वोट डालते हो? नहीं डालते। तो कैसा चुनाव है? अप्रत्यक्ष चुनाव है। आपके सांसद लोग वोट डालते हैं, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव है। राष्ट्रपति किसके द्वारा शपथ ग्रहण करता है? मतलब राष्ट्रपति आप बन गए, अब आपको शपथ भी तो लेनी पड़ेगी कि मैं फला फला भारत के राष्ट्र संविधान के प्रति ये लेता हूँ। ये किसके से शपथ लेगा? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा उसके समक्ष राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देते हैं? राष्ट्रपति अपना इस्तीफा भी तो देंगे। राष्ट्रपति ऐसा तो नहीं कि जीवन भर पद पर 5 साल हुए तो इस्तीफा देना पड़ेगा। तो किसको दे देंगे? उपराष्ट्रपति को, ठीक है। किसको दे देंगे? उपराष्ट्रपति को, ठीक है। राष्ट्रपति के पास कौन सी शक्तियां होती हैं? राष्ट्रपति बहुत पावरफुल व्यक्ति है, ठीक है। संवैधानिक रूप से वो बहुत पावरफुल व्यक्ति के है, ठीक है ना। लेकिन यहां पर अगर हम वास्तविक रूप से देखें तो सारी शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती हैं। तो कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति या उपरोक्त सभी। तो राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका की भी शक्ति है, एग्जीक्यूटिव पावर भी है, विधायी शक्तियां भी हैं, अर्थात कि कोई कानून बनना है नहीं बनना है ये सारी शक्तियां राष्ट्रपति के पास हैं। फिर न्यायिक शक्तियां भी हैं, अर्थात कि वो किसी सजा को कम कर सकता है, माफ कर सकता है, बढ़ा सकता है, घटा सकता है। तो सभी शक्तियां राष्ट्रपति के पास हैं, ठीक है। देखो ये जो डॉट लगे हैं ना, इनको उत्तर मत समझना। ये क्या है? टाइपिंग के दौरान जब आता है तो वो डॉट हटाना भूल गए होंगे, ठीक है ना। जब आप पीपीटी में स्लाइड बनाते हो तो ये डॉट अपने आप लगे रहते, तो ये डॉट हटाना भूल गए, तो इनको उत्तर मत समझ लेना, ठीक है। राष्ट्रपति के पास सभी अधिकार प्राप्त है, ठीक है। राष्ट्रपति के महाभियोग हेतु किस अनुच्छेद का उल्लेख है? ठीक है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो चलेगी, तो मैंने बताया पद रिक्ति के लिए तो 56 है। अनुच्छेद 61 में जो है आपके राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है कि किस किस प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति को हटा सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है, ठीक है। और महाभियोग की प्रक्रिया के तहत हटाया जाता है ऐसा कहाँ है? 56 में, ठीक है। राष्ट्रपति संसद को सत्रावसान का आह्वान किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है? राष्ट्रपति का क्या काम है? सत्र को बुलाना, सत्र को समाप्त करना, ये सारे काम राष्ट्रपति बुलाएगा। ये नहीं कि आप फोन करके बोल दो आओ मोदी जी सत्र बुलाते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है, ठीक है। तो किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 85 के तहत, 85 के तहत, ठीक है। ये शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। भारत के उपराष्ट्रपति का पद संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अब उपराष्ट्रपति की बात आ गई, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति देखना, राष्ट्रपति जी तो हो ही गए, अब आप राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के तहत आपने खाली भी करवा दिए, तो अब यहाँ पर कौन आ जाएगा? अनुच्छेद यहाँ पर 63 से आपके आ जाएंगे उपराष्ट्रपति। कौन आ जाएगा? उपराष्ट्रपति। आज उपराष्ट्रपति का चुनाव भी है जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है 9 सितंबर को, ठीक है। अनुच्छेद 63 में कौन है? भारत के उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का चुनाव है 9 सितंबर को, देखते हैं कौन जीतता है। जीतेंगे तो कौन ही? आपके जो एनडीए के समर्थक हैं, ठीक है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? ये भी आपको पता है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है। ऐसे सवालों को ध्यान रखो और सीधे उत्तर लगा के आगे बढ़ो, ठीक है। उपराष्ट्रपति कैसे निर्वाचित होते हैं? कैसे निर्वाचित होते हैं? लोकसभा के सदस्यों द्वारा नहीं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा हाँ, ठीक है। राज्यसभा बस, ठीक है। प्रधानमंत्री, ठीक है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य वोट नहीं देंगे। कौन देंगे? केवल निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के, ठीक है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। उपराष्ट्रपति के जो संसद के दोनों सदस्यों, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। उपराष्ट्रपति किस सदन का प्रधान सभापति होता है?
जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वो राज्यसभा का सभापति कहलाएगा। क्या कहलाएगा? राज्यसभा का सभापति कहलाएगा, अर्थात स्पीकर कहलाएगा राज्यसभा में। राज्यसभा की जब बैठक होगी तो एक व्यक्ति यहाँ आके ऐसे ठोकता रहेगा, शांत हो जाइए, बैठे रहिए, ये काम कौन करता है? उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति क्या है? सदन का पदेन सभापति होता है। तो ठीक है, राज्यसभा का, किसका? राज्यसभा का। लोकसभा का स्पीकर तो अलग ही होता है, आपको पता है, उसके सदस्य उसका चुनाव करते हैं, लेकिन राज्यसभा में ऐसा कोई चुनाव नहीं होता। उपराष्ट्रपति उसका पदेन सभापति होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? सीधी सी बात है, संसद के पास होगा। किसके पास है? संसद के पास है। उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाने की, तुम उपराष्ट्रपति कहलाने के लायक नहीं हो, तुमने कोई गलती की है, संविधान का अतिक्रमण किया है, तो ये कौन करेगा? संसद। ठीक है, संसद के सदस्य उसके लिए अनुमोदन करेंगे, प्रस्तावक लेके आएंगे, ये सब काम कौन करेगा? संसद। ठीक है, भारत की संसद में कुल कितने सदन है? अब आपको ये पता है, 2 सदन है, राज्यसभा लोकसभा, इसमें ज्यादा रीड करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, लोकसभा का अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो लोकसभा में सदस्य संख्या जो संविधान में वर्णित है, अधिकतम कितनी है? तो अधिकतम है दोस्तों 552। कितनी है? 552। वर्तमान में कितने हैं? 543। कितने हैं? 543। अभी कितने हैं? 543। ठीक है, टोटल कितनी अधिकतम कितनी हो सकती है? 552। ठीक है, 552 अधिकतम हो सकती है, अभी कितने हैं? 543। ठीक है, अनुच्छेद 81 में लोकसभा की जहां संरचना का वर्णन 552 सदस्य होंगे, 530 राज्यों से आते हैं, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं। अब ये नामित वाले काम खत्म कर दिए गए। ठीक है, वर्तमान में लोकसभा में कितने सदस्य हैं? तो मैंने अभी आपको बताया 543 है, वर्तमान में कितने हैं? 543। रट लो, अगर पूछे कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती तो क्या बताओगे? 552। 552 552। अभी वर्तमान में प्रेजेंट में कितने? तो 543। ठीक है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो देखो, लोकसभा की कितनी बता दी मैंने, अधिकतम सदस्य संख्या 552, और राज्यसभा की कितनी होती है? तो राज्यसभा की 250 होती है। कितनी होती है? 250 होती है। 250 नहीं, 245। 245। ठीक है, 245 किसकी होगी? राज्यसभा की। तो राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 245। ठीक है, नहीं 250 हो सकते हैं, वर्तमान में 245। ठीक है, वर्तमान में 245। तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250, ठीक बोला था मैंने, वर्तमान में 245 है। वर्तमान में कितने हैं? 245। अधिकतम कितने हो सकते हैं? 250। ठीक है, वर्तमान कितने हैं? 245। वर्तमान में कितने हैं? 245। ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? लोकसभा का कार्यकाल आपको पता है 5 वर्षों का होता है। लोकसभा कितने साल चलती है? 5 वर्ष। आपका सांसद, प्रधानमंत्री जी कितने साल रहते हैं? 5 साल। सब ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष। लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो मैंने आपको बताया लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। ठीक है, लोकसभा के सदस्य वहीं से अपने में से सबसे सीनियर मेंबर को चुन लेंगे, या सबसे सीनियर नहीं तो जो इनको वो चुनना चाहेंगे उसको चुनेंगे। लोकसभा के जो सदस्य हैं 543 लोग हैं, वही चुनेंगे। ठीक है, लोकसभा में मनी बिल किसकी अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है? मनी बिल। ठीक है ना, मनी बिल यानी कि धन विधेयक। क्या बोलते हैं? धन विधेयक। ठीक है, धन विधेयक के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता पड़ेगी, वो होंगे राष्ट्रपति महोदय। कौन होंगे? राष्ट्रपति महोदय। लोकसभा में यदि कोई धन या मनी बिल लेके आना, धन विधेयक लेके आना है, तो राष्ट्रपति की पहले से ही अनुमति लेनी पड़ेगी कि हम ये बिल लोकसभा में दिखा सकते हैं क्या। ठीक है, तो अभी आपसे राष्ट्रपति जी का ऐसा प्रश्न एक आगे पूछेगा कि क्या मनी बिल को राष्ट्रपति मना कर सकता है? तो मना नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आपकी अनुमति से तो लेके आए हैं। आपकी अनुमति से अगर कोई चीज लेके गए तो बाद में आपके पास लेके जाए तो आप मना क्यों कर रहे हो? तो राष्ट्रपति जी की पूर्व अनुमति लगती है मनी बिल में। ठीक है ना, राज्यसभा में मनी बिल विचार का अधिकतम समय क्या है? ठीक है, देखो मनी बिल, ये वित्त विधेयक या धन विधेयक में सबसे ज्यादा शक्ति किसके पास है? लोकसभा के पास है। ये लोकसभा में ही सबसे पहले जाएगा, राज्यसभा में भेजा जाएगा औपचारिकता के रूप में। 14 दिन तक राज्यसभा चाहे तो इसमें कुछ विचार कर सकती है, संशोधन कर सकती है, लेकिन लोकसभा चाहे तो उसके विचार या संशोधन को ना माने या कुछ को भी ना माने तो वो बिल पारित माना जाएगा। तो लोकसभा में इतनी शक्ति। राज्यसभा कितने दिन? 14 दिन तक अपने पास रख सकती है, 14 दिन में कोई संशोधन कर सकती है। तो राज्यसभा में धन विधेयक के बारे में कोई ऐसी शक्ति है नहीं। ठीक है, 14 दिन तक अपने पास रख लो। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? जैसे कोई अगर विधेयक आ गया जिसमें राज्यसभा और लोकसभा को संयुक्त रूप से बुलाया जाए, ठीक है, कि राज्यसभा के भी सदस्य आ जाओ, लोकसभा की भी आ जाओ, तो ये इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। ठीक है, नेक्स्ट जाते हैं। लोकसभा अध्यक्ष, ये तो आपको पता है 108 में संयुक्त अधिवेशन का वर्णन है। ठीक है, ज्वाइंट सेशन किसमें? 108 में। ठीक है,
किसी सदस्य को संसद में अयोग्य घोषित करने का अधिकार किसके पास है? कोई सदस्य है संसद का, कोई सांसद है, ऊटपटांग हरकत कर रहा है, उसको अयोग्य घोषित करना, ये तो वो अब्सेंट बहुत ज्यादा है, तो वो कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय करते हैं, निर्वाचन आयोग की सलाह पर। ठीक है। लोकसभा में विपक्ष का नेता दर्जा पाने के लिए कितनी सीटें? ठीक है, जैसे कि लोकसभा के चुनाव हुए, कोई पार्टी चुनाव जीत गई, अब विपक्ष भी बोलते हो ना, विपक्ष का नेता, तो विपक्ष के नेता का अगर आपको दर्जा प्राप्त करना है तो आपको कम से कम कितनी सीटें होने आवश्यक है कि आप विपक्ष के नेता भी बन सको, वरना विपक्ष के नेता भी नहीं बन पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर कम से कम 10% सीटें आपके पास होना चाहिए। जैसे 543 है अभी, 543 का 10% निकालोगे तो 54 सीट कम से कम होना चाहिए। ठीक है, आपको याद होगा जब 2014 में चुनाव हुए तो कांग्रेस के पास 53 या 51 सीटें आई थी, तो विपक्ष का कोई नेता नहीं था, लेकिन मोदी जी की दरिया दिली थी कि उन्हें विपक्ष के नेता का दर्जा दिया था। 2 बार के चुनाव में ऐसे हुआ था। इस बार जो चुनाव हुआ है 2024 में, इसमें अच्छा विपक्ष बन के आया है। ठीक है, तो 10% सीट अगर आप नहीं लाते तो आप विपक्ष के नेता भी नहीं बन सकते। जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल 67 सीट लेके आए थे एक बार, आपको पता है, तो वहां पर कोई विपक्षी पक्ष का नेता नहीं था। ठीक है, क्योंकि 10% आप लेके आओ, 70 सीट थी तो कम से कम 7 सीट लेके आओ, तब आप विपक्ष के नेता बन सकते हो। ठीक है, तो 10% सीट लाना विपक्ष का नेता बनने के लिए। ठीक है, कुल सीटों में 10%। ठीक है, राज्यसभा में अध्यक्ष अनुपस्थित होने पर बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है, अध्यक्ष अगर नहीं है राज्यसभा में तो कौन करेगा? राज्यसभा में अध्यक्ष कौन है? राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? मैंने बता दिया, वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति। अगर ये उपस्थित है तो उपसभापति। कौन करेंगे? उपसभापति। उपाध्यक्ष नहीं होता, उपसभापति। लोकसभा में उपाध्यक्ष होता है, राज्यसभा में उपसभापति होता है। ठीक है, तो उपसभापति होंगे यहाँ कहीं पे, उपसभापति ये है। ठीक है, उपसभापति करेंगे। ठीक है, धन विधेयक किस अनुच्छेद में वर्णित है? ठीक है, तो धन विधेयक मनी बिल, जिसको मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति की अनुमति से जाता है, ये संविधान में अनुच्छेद में वर्णन है। अनुच्छेद 110 है क्या ऑप्शन में? हाँ, अनुच्छेद 110 में इसका वर्णन है, धन विधेयक का, मनी बिल का। ठीक है, वित्त विधेयक अनुच्छेद किससे संबंधित? तो अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक की बात की गई। किसकी? वित्त विधेयक की। धन विधेयक वित्त विधेयक में अंतर चाहिए तो कमेंट करके बताना, एक वीडियो बना दूंगा छोटा सा, उसमें आप पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ज्यादा समय नहीं है। धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? मैंने आपको पहले ही बताया कि सारी शक्तियां आपके पास किसके पास है? लोकसभा के पास। तो लोकसभा आपके पास है, धन विधेयक किसमें पेश किया जाएगा? लोकसभा में। धन विधेयक पर राज्यसभा का सुझाव बिल्कुल बाध्यकारी नहीं है। अब भी चर्चा किया था मैंने कि कोई बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, धन विधेयक में लोकसभा का, राज्यसभा का कोई सुझाव बाध्यकारी नहीं है। लोकसभा चाहे तो उसके पास भेज दे, 14 दिन तक वो रखे रहे या उसमें कोई संशोधन करे, लोकसभा उसमें कोई सुधार करना जरूरी नहीं समझती। ठीक है, चाहे तो कर भी सकती लेकिन बाध्यकारी नहीं है। तो धन विधेयक में राज्यसभा का कोई हस्तक्षेप बाध्यकारी नहीं होता। ठीक है, वित्त विधेयक पारित करने के लिए किस प्रकार का बहुमत आवश्यक है? ठीक है, तो धन विधेयक, वित्त विधेयक कोई सा भी हो जिसमें इसको पारित करने के लिए कौन सा प्रकार का, तो वित्त विधेयक विशेष के लिए कौन सा बहुमत आवश्यक है? तो साधारण बहुमत। ठीक है, साधारण बहुमत से ही, मतलब जो लोग आए हैं सदन में उनमें से जो लोग सबसे ज्यादा लोग हाथ उठा दे तो बस वो हो गया, वित्त विधेयक पास हो गया, ऐसा होता है साधारण बहुमत। ठीक है, भारत में राष्ट्रपति द्वारा धन विधेयक पर कितनी बार वापसी संभव है? राष्ट्रपति जो है धन विधेयक पर कितने बार वापसी कर सकते हैं? एक भी बार नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि धन विधेयक को अनुमति ही राष्ट्रपति ने दी थी। जब आपने अनुमति दे दी तो आप बार बार उसको लौटाओगे क्यों? आप नहीं लौटा सकते। ठीक है, तो धन विधेयक तक एक बार भी नहीं कर सकते। ठीक है, धन विधेयक को राष्ट्रपति लौटा नहीं सकते। अगर धन विधेयक संसद से पारित होकर आया तो राष्ट्रपति साइन करके दे देगा। क्यों? क्योंकि आपने पूर्व अनुमति दे दी है ना, तो आप उसमें कैसे कर सकते हो? ठीक है ना। संसद के विशेषाधिकार किस अनुच्छेद में है? ठीक है, संसद को कुछ विशेषाधिकार है, उसमें सांसदों को भी विशेषाधिकार है और पार्लियामेंट को भी विशेषाधिकार है। ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 105 में है। किस में है? अनुच्छेद 105 में। ठीक है, 110 में आपको पता है धन विधेयक है। ठीक है, 117 में वित्त विधेयक है। ठीक है, तो इस तरह से ये अनुच्छेद है। और अनुच्छेद 105 में क्या है आपका? स्पेशल क्या है? प्रोविजन है, किससे संबंधित है? संसद को विशेषाधिकार। ठीक है, राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ पर 105 में है संसद के, और राज्य विधानमंडल के निकालना है तो इसमें 89 ऐड कर दो, तो 9 5 14 8 1 9 1 194 है। हाँ, 194 में देखो संसद के अनुच्छेदों में 89 जोड़ते जाओगे तो राज्य के अनुच्छेद मिलते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मिल गया अनुच्छेद 194। ठीक है, राज्य विधानमंडल के लिए 194। ठीक है, संसद की अवमानना किसे कहा जाता है? मतलब संसद की आपने
अवमानना की या उसका बहिष्कार किया या फिर उसका अपमान किया, इसको किसको कहा जाता है? सांसदों की आलोचना को। तो किसी सांसद की आलोचना कर दोगे तो अवमानना मानी जाएगी? नहीं, सांसदों की आलोचना को नहीं माना जाएगा। संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाना, संसद की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हो, संसद का एक सम्मान है, उसमें जाके आप लात घूंसे चला रहे हो, ये आपका संसद की अवमानना मानी जाती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा बी। प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं, आप तो करते ही रहते हो, सब लोग करते हैं। ठीक है, न्यायपालिका की आलोचना ये न्यायिक अवमानना कहलाती है। ठीक है, न्यायिक अवमानना, तो न्यायिक अवमानना अलग है और संसद की अवमानना है संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाना। ठीक है, संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाना। संसदीय विशेषाधिकार कहां से आए हैं? जो संसदीय विशेषाधिकार मिले हैं हमको, जो अनुच्छेद 105 में है, ये किस देश के संविधान से आए हैं? तो पता है आपको संसद की सारी बातें कहां से आई हैं? ब्रिटेन से आई हैं। जो संसद से रिलेटेड सारी चीजें वो ब्रिटेन से आई हैं। क्या संसद अपने विशेषाधिकारों का विस्तार कानून बनाकर कर सकती है? क्या संसद अपने विशेषाधिकारों का विस्तार कानून बनाकर कर सकती है? संसद है, संसद के पास कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, भाषण दे सकते हैं, नहीं दे सकते, क्या किसी की बात सुन सकते हैं, अपना प्रश्नकाल के दौरान क्या पूछ सकते हैं, ये विशेषाधिकार हैं। तो क्या संसद इनको कानून बनाकर बदल सकती है? हाँ, बिल्कुल बदल सकती है। हाँ, इसका उत्तर होगा हाँ। केवल राज्यसभा, केवल राष्ट्रपति नहीं, हाँ, दोनों सदन कर सकते हैं। ठीक है, अपने ठीक है। अगर आपको इस पूरे की पीडीएफ चाहिए तो ये आप मेरे को व्हाट्सएप कर दो, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, या फिर टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, प्रवीण एकेडमी के नाम से टेलीग्राम में सर्च करोगे तो भी मैं मिल जाऊंगा। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रहा हूं, वहां से भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, बस इस नंबर पर आपको सेव करना होगा और व्हाट्सएप में आपको मैसेज करना होगा, जहां से आपको इस पूरे की पीडीएफ मिलेगी। अभी हमने 100 प्रश्न किए और 100 प्रश्न और कर रहे हैं लगातार, यहीं पर कोई ब्रेक नहीं है। तो अभी हम इसको आगे देखेंगे। बस आपको क्या करना है, अगर आप वीडियो तक में यहाँ तक पहुँच गए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, ताकि हम ऐसे वीडियो के लिए मोटिवेट होते रहें। और आपको किस विषय पर ऐसे एमसीक्यू चाहिए जो कि आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल हो, कमेंट करके जरूर बताएंगे, ताकि हम उस विषय पर भी एमसीक्यू तैयार कर सकें। और आपको किसी विशेष टॉपिक पर वीडियो चाहिए होगा तो भी कमेंट करेंगे, ताकि हम उस टॉपिक पर विशेष वीडियो बनाएं, जिस पर सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे उस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाएगा। तो आप अब अगले प्रश्न की ओर हम जाएंगे। अगला प्रश्न आप देखना यहाँ पर आपको क्या मिलता है। भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर की गई है? ठीक है, तो देखो भारतीय संविधान में आपको पता है सारी चीजों का वर्णन है, उच्चतम न्यायालय का भी वर्णन है। तो उच्चतम न्यायालय की जो स्थापना है किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो अनुच्छेद 124। क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा? अनुच्छेद 124। ठीक है, तो भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? 124 के अंतर्गत। ठीक है, तो 124 में लिखा कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। ठीक है, उच्चतम न्यायालय की बात करी गई है। ठीक है, ठीक है, आराम से बता सकते हो। 124 में उच्चतम न्यायालय है, 136 में विशेष अनुमति याचिका है। ठीक है, विशेष अनुमति के तहत अगर उच्चतम न्यायालय में कोई लगाना है याचिका तो 136 के अंतर्गत लगा सकते हो। 131 में सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र है, दो राज्यों के बीच में यदि कोई विवाद हो रहा है तो सर्वोच्च न्यायालय सुलझाएगा, ये 131 में है। संघीय न्यायालय की अगर बात करो तो 131 में है। अनुच्छेद 32 आपको पता है मौलिक अधिकारों का संवैधानिक उपचारों से संबंधित अधिकार है। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। देखो, लोकसभा नहीं कर सकती, संसद का संयुक्त सत्र नहीं कर सकता, प्रधानमंत्री नहीं कर सकता, राष्ट्रपति को ये सारी शक्तियां हैं। ठीक है, राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश की। और भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के समक्ष अपनी शपथ भी ग्रहण करते हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु तक पद पर बने रह सकते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात करता है ये। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च का मतलब सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, तो ये 65 वर्ष तक अपनी आयु पर पद पर बने सकते हैं। और 62 वर्ष तक कौन बना सकता है? हाई कोर्ट के। ठीक है, तो उच्च न्यायालय के 62 वर्ष तक और सुप्रीम कोर्ट के 65 वर्ष तक बने रह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा की शक्ति किस अनुच्छेद में है? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा, कोई बात कही गई है तो न्यायालय उसको बोले, या कोई कानून बनाया गया है तो न्यायालय बोले कि लाओ हम उसको एक बार देख लें भाई जनता के हित में है कि नहीं, तो ये 13 अनुच्छेद में। कौन से में? अनुच्छेद 13 में। ठीक है, न्यायिक समीक्षा किस अनुच्छेद के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है या सलाह ले सकता है? दोनों बात है, तो वो अनुच्छेद 143 में है। ठीक है, 143 आपका फेवरेट अनुच्छेद है। कौन सा? 143। तो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है और राष्ट्रपति भी सलाह वहां पर ले सकता है, दोनों एक दूसरे की सलाह मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। अनुच्छेद 143 याद रखना, सलाह के लिए है। ठीक है,
अनुच्छेद 131 मूल अधिकार होता है, पता मूल अधिकार क्षेत्र होता है। अनुच्छेद 143 ये हो गया। अनुच्छेद 143 परिभाषाएं हैं, ठीक है। अनुच्छेद 124 में स्थापना से संबंधित है कि उच्चतम न्यायालय होगा, अनुच्छेद 124, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस में कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? देखो, केशवानंद भारती केस भारत का सबसे प्रचलित केस है, सबसे ज्यादा फेमस केस है, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया था? बेसिक स्ट्रक्चर दिया था, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर अर्थात कि मूल संरचना का सिद्धांत दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। तो मूल संरचना का सिद्धांत किसने दिया? सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये केशवानंद भारती केस 24 अप्रैल 1973 का ये ऐतिहासिक दिन था जब केशवानंद भारती बनाम भारत संघ में जो केस लगा, उसमें मूल संरचना सिद्धांत दिया गया कि बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान के एक बेसिक स्ट्रक्चर को हिलाते हुए संसद कोई कानून बना नहीं सकती, जिसमें कि सामाजिक न्याय न हो, जिसमें कि बंधुत्व की बात न की हो, स्वतंत्रता की बात न की हो, ऐसा कोई कानून संविधान नहीं बना सकता। इसको बेसिक स्ट्रक्चर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी कोई परिभाषा अलग से नहीं है, समय समय पर इसको न्यायालय बताता रहेगा कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, और ठीक भी है। सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक क्यों कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक, आपसे पूछेगा संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन में रहेगा संसद को, राष्ट्रपति को, सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को। तो लगाना सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा जाता है? संसद का संरक्षक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? संसद की कार्यवाही की अध्यक्षता ये नहीं करता, हट, संविधान की व्याख्या करता है और अधिकारों की रक्षा करता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको है? सुप्रीम कोर्ट को है, ठीक है ना। राष्ट्रपति को आदेश नहीं देता, संसद के विधेयक प्रस्तुत नहीं करता, ठीक है। तो संविधान की व्याख्या करता है और अधिकारों की रक्षा करता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को संविधान का अंतिम व्याख्याता कहा जाता है, ठीक है। भारत का सुप्रीम कोर्ट किस मॉडल पर आधारित है? भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो किस मॉडल पर आधारित है? तो ये अमेरिकी मॉडल पर आधारित है। किस पर है? अमेरिकी मॉडल पर। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है, इसके न्यायालय ही सभी जगह मान्य होंगे। ये अभिलेखी न्यायालय होगा। अगर इसके न्यायालय लिखे गए हैं तो कोई हाई कोर्ट उस न्यायालय को या उस न्याय को दिखा सकता है या उस जजमेंट को दिखा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। तो ये मॉडल आया था अमेरिकी से, ठीक है, अमेरिका मॉडल से आया था। देखो यहाँ पर आपको उत्तर जो मिलेंगे विस्तृत मिलेंगे। आप इसकी पीडीएफ के लिए मैंने आपको पहले भी नंबर बताया है, यहाँ पर भी नंबर लिखा हुआ है, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हो, तो आपको पीडीएफ फ्री मिलेगी, कोई इसका कॉस्ट वॉस्ट होने वाला नहीं है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? देखना, लीला सेठ, फातिमा बीबी, इंदु मल्होत्रा, सुजाता मनोहर, ठीक है। लीला सेठ ये हाई कोर्ट की पहली महिला जज थी। किसकी थी? हाई कोर्ट की पहली महिला जज थी। और हिमाचल हाई कोर्ट, कहाँ की? हिमाचल हाई कोर्ट की पहली महिला जज बनी कौन? लीला सेठ। तो हाई कोर्ट के लिए लीला सेठ। और फातिमा बीबी है ये सुप्रीम कोर्ट की पहली जज बनने वाली, मुख्य न्यायाधीश नहीं, जज बनी थी, ठीक है ना, पहली न्यायाधीश बनी, मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी, केवल न्यायाधीश बनी। इंदु मल्होत्रा अभी नाम चर्चित था, आपने देखा था, अभी बनी थी, ठीक है, 7वें नंबर पर, 7th नंबर पर ये बनी। और सुजाता मनोहर ये 1994 में ये भी सुप्रीम कोर्ट की जज रही हैं। तो ये आपके उत्तर होते हैं। तो पहली महिला जज कौन है? फातिमा बीबी, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, ठीक है, ठीक है। 1989 में सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनी। सुप्रीम कोर्ट भारत का संघीय न्यायालय है और साथ ही संवैधानिक न्यायालय भी है। यह किस अनुच्छेद में स्पष्ट होता है? ठीक है, सुप्रीम कोर्ट भारत का संघीय न्यायालय और साथ ही संवैधानिक न्यायालय भी है। ये किस अनुच्छेद से स्पष्ट होगा? ऑप्शन देखेंगे, अनुच्छेद 124 में तो स्थापना की बात कही गई है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की, ठीक है। अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 136 और 32 में संवैधानिक उपचार कहे गए हैं, उपचार कहे गए हैं। और 131 के तहत ये फेडरल कोर्ट है अर्थात मूल न्यायालय है। तो अनुच्छेद 131 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। 136 में विशेष अनुमति याचिका, विशेष अनुमति से कोई याचिका लगानी है तो 136 के तहत, ठीक है। भारतीय संविधान में राज्यपाल का पद किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अब राज्यपाल से संबंधित प्रश्न आ गए हैं, ठीक है। तो भारतीय संविधान में राज्यपाल का पद किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो यहां पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 153। कौन सा हो जाएगा? 153, ठीक है। 153 प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होगा। 152 में परिभाषाएं हैं, 154 में कार्यपालिका शक्ति है और 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है। तो ये सारे अनुच्छेद, ये सब आपको इस पीपीटी में, इस पीडीएफ में मिलने वाला है। पीडीएफ के लिए मैंने आपको बार बार बता दिया कि करना क्या है, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। ज्यादा आप उनको यहाँ पर समय खराब करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है।
राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यपाल का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, राज्यपाल को हटाने का अधिकार किसके पास है? राज्यपाल को अगर हटाना है तो ये कौन हटा सकता है? तो ये राष्ट्रपति महोदय हटा सकते हैं। ठीक है, राज्यपाल को हटा सकते हैं या ट्रांसफर भी कर सकते हैं या फिर पद से निकाल भी सकते हैं। कौन? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं ये। ठीक है, राज्यपाल न्यूनतम किस आयु का होना चाहिए? राज्यपाल, अभी मैंने आपको बताया था, राज्यपाल हो या राष्ट्रपति कितना होना चाहिए? 35 वर्ष। राज्यपाल हो या राष्ट्रपति कितना होना चाहिए? 35 वर्ष। ठीक है, राज्यपाल शपथ किसके समक्ष लेता है? राज्यपाल किसके समक्ष शपथ लेता है? तो इसका ऑप्शन आप बताओगे सही, क्या होता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष लेगा। ठीक है, नहीं हाँ ठीक है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल के लिए उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति के लिए सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, राज्यपाल के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? ठीक है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, यहां पर राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है अनुच्छेद 213 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 213 के तहत। ठीक है, अनुच्छेद 213 में राज्यपाल एक अध्यादेश जारी कर सकता है। यदि विधानसभा नहीं चल रही है, कोई कानून बनाना आवश्यक है, तो राज्यपाल कानून बना देगा। ऐसा अधिकार उसके पास अनुच्छेद 213 में है। ठीक है, राज्यपाल किस स्थिति में विधानसभा को भंग कर सकता है? राज्यपाल किस स्थिति में विधानसभा को भंग कर सकता है? तो जब चाहे ऐसा नहीं कर सकते, जब मन पड़े राज्यसभा बोल दे भंग, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसा विशेष परिस्थिति में होगा। राष्ट्रपति की स्वीकृति से, मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल बिल्कुल नहीं चलेगा। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से भी नहीं चलेगा। राष्ट्रपति की स्वीकृति से, राष्ट्रपति से स्वीकृति प्राप्त करेगा। अनुच्छेद है इसका, आप पढ़ोगे प्रॉपर, उसकी स्वीकृति से क्या कर सकता है? यहाँ पर राज्यसभा विधानसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, ठीक है, ये काम क्यों नहीं कर रहा है? काम कर जा भाई, अभी बहुत सारे प्रश्न बाकी हैं। हाँ, करा करा करा। राज्यपाल किस प्रकार की शक्तियां रखता है? राज्यपाल किस प्रकार की शक्तियां रखता है? राज्यपाल अपने पास किस प्रकार की? कार्यपालिका, विधायी या न्यायिक, सभी, उपरोक्त सभी। राज्यपाल सब प्रकार की शक्ति रखता है। ठीक है ना, राज्यपाल कार्यपालिका शक्ति भी रखता है, विधायिक शक्ति भी, और न्यायिक शक्ति भी रखता है। ठीक है, राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति किन अपराधों पर लागू नहीं होती? ठीक है, राज्यपाल के पास भी क्षमादान की शक्ति है। राष्ट्रपति चाहे तो आपके मृत्युदंड को माफ करवा सकता है, लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड को माफ नहीं करवा सकता। तो क्या करवाए? मृत्युदंड के वाली शक्ति इसके पास नहीं, बाकी सब शक्तियां हैं। ठीक है, क्षमादान की शक्ति, अब क्षमा संघ कानून तो इससे संबंधित ही नहीं है। ठीक है ना, किसी राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल होने पर उच्च सदन क्या कहलाता है? देखो, उच्च सदन, हमेशा उच्च सदन में याद रखना, उच्च सदन विधान परिषद को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विधान परिषद को। ठीक है, हमारे यहां देखो, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है। ठीक है ना, तो कई राज्य ऐसे जिनमें विधान परिषद है, तो आपको यहां पर उच्च सदन विधान परिषद कहलाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, विधानसभा के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ठीक है, विधानसभा का चुनाव लड़ना है, आपको विधायक जी बनने का शौक है, तो आपको किस एज का होना आवश्यक है? मैंने आपको बताया था 25 वर्ष का। कितने वर्ष का? 25 वर्ष का। यदि विधान परिषद के लिए लड़ रहे हो तो 30 वर्ष का। ठीक है, सरपंची के लिए लड़ रहे हो 21 वर्ष का। 18 वर्ष किसी के लिए नहीं है, चुनाव लड़ नहीं सकते। ठीक है, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु मैंने अभी आपको बताया 30 वर्ष है, विधान परिषद का सदस्य बनना है तो। ठीक है, विधान परिषद का अस्तित्व समाप्त करने या स्थापित करने का अधिकार किसको है? तो ये है आपके, किसको है? विधान परिषद का अस्तित्व समाप्त कर सकता है या बना सकता है संसद को। किसको है? किसी राज्य में अगर विधान परिषद बनानी है, संसद बनाएगी। किसी भी राज्य की विधानसभा को समाप्त करना है, संसद करेगी। ठीक है, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कितने वर्ष का अनुभव जरूरी है? यदि आपको किसी विधान परिषद का सदस्य बनना है तो कितने वर्ष का अनुभव होना चाहिए? कोई अनुभव की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सिर्फ 30 वर्ष के हो जाओ और विधान परिषद के सदस्य बनो, अपना प्रचार प्रसार करो। ठीक है, विधान परिषद का अधिकतम आकार विधानसभा का कितना हो सकता है? जैसे विधानसभा में अगर 90 लोग हैं, विधानसभा में 90 लोग हैं,
तो विधान परिषद का आकार कितना हो सकता है, 1/3 हो सकता है, मतलब कि 30 सदस्य विधान परिषद में होंगे, तो विधानसभा का 1/3 होगा, विधानसभा का 1/3 विधान परिषद का होगा, ठीक है। विधान परिषद भी अपने आप में एक सदन होता है, वहां पर भी बैठक होती है, जैसा हमारा राज्यसभा है वैसे ही यहाँ पर राज्यों में क्या है, विधान परिषद है, ठीक है। तो 1/3 सदस्य होना है, ठीक है। राज्य विधानमंडल का सत्र बुलाने का अधिकार किसको है, तो आप बता दो कि राज्यपाल को है। किसको है, राज्यपाल। राज्य विधानमंडल का सत्र बुलाएगा, सत्रावसान करेगा, सब कुछ करेगा कौन, राज्यपाल, ठीक है। विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्षों का होता है, विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्षों का होता है, आपको पता है, आपके मुख्यमंत्री जी हो, विधायक जी हो, सब 5 वर्ष के लिए, फिर नई विधानसभा बनती है तो 5 वर्ष ऑप्शन होगा। विधान परिषद एक स्थायी सदन है, इसका अर्थ क्या होता है, विधान परिषद कैसा है, एक स्थायी सदन है, इसका अर्थ क्या हो गया, इसका अर्थ यह हो गया कि हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है, इसका नहीं, इसके सदस्यों का, किसका, इसके सदस्यों का, ठीक है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता, सही है, मतलब उपरोक्त सभी सही है, ठीक है, तो सभी सही है। विधान परिषद राज्यसभा जैसी ही है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष होगा सदस्यों का, ठीक है। हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जो है आपके रिटायर हो जाते हैं, और ये स्थायी सदन कभी भंग नहीं होता, जैसे विधानसभा भंग हो जाती है ना 5 वर्ष के बाद, ये भंग नहीं होता, ठीक है। विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होता है, ठीक है। प्रत्यक्ष चुनाव, परोक्ष चुनाव, राष्ट्रपति नियुक्त करता है, राष्ट्रपति तो नियुक्त नहीं कर सकता विधान परिषद में, राज्यपाल भी नियुक्त नहीं कर सकता। प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता, आप सब लोग वोट देते हो क्या, नहीं देते विधान परिषद के लिए। परोक्ष चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसमें कुछ लिमिटेड सदस्य ही वोट देते हैं, ठीक है। उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है, ठीक है। तो उच्च न्यायालय का भाग पूछा है, देखो अब भाग यहाँ पर अगर आप जनरली आप समझो, अगर संविधान को अभी तक समझ चुके हो 100 प्रश्नों को, तो मैंने बताया था भाग 1 में आपका राज्य से संबंधित बता दिया था सारी चीजों को, भाग 2 में आपके मैंने क्या बता दिया, आपको नागरिकता से बता दिया, किसे बता दिया, नागरिकता से बता दिया। भाग 3 में मैंने आपको क्या बता दिया दोस्तों, तो बोलोगे सर भाग 3 में आपने हमको बता दिया, भाग 3 में हमको क्या बता दिया आपने, कि मूल अधिकार बता दिया, क्या बता दिया, मूल अधिकार, ठीक है। सर बोले भाग 4 में मैंने आपको डीपीएसपी बता दिया, ठीक है। भाग 5 में आपको संसद बता दी, ठीक है। भाग 6 में आपको बता दिया राज्य, और भाग 7 में राज्य के आपके यहां पर क्या हो जाएंगे, ये उच्च न्यायालय की बात कर दी जाएगी, ठीक है। भाग 6 में सॉरी, क्योंकि भाग 5 में आपका हो गया संसद या फिर केंद्र की विधायिका, और भाग 6 में आपका ये हो गया, ठीक है। राज्यों से संबंधित है, केंद्र से संबंधित है, निरसित हो चुका है। भाग 7 तो निरसित ही हो चुका है, भाग 7 क्या हो चुका है, निरसित ही हो चुका है, तो भाग 7 वाली तो यहाँ पर कोई बात ही नहीं होगी, ठीक है। भाग 7 क्या हो चुका है, निरसित। वो भाग 7 में क्या था, जब पहले प्रिंसली स्टेट थे ना, जो राज दरबार थे, ये वो थे, वो सब से संबंधित है, उसको निरसित कर दिया गया, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, उच्च न्यायालय की पूछा है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो आपको बता देना है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त होगा, राज्यपाल के द्वारा, ठीक है। अच्छा राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश की नियुक्ति पूछा है, ठीक है, सॉरी राज्यपाल समझ रहा था मैं, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो आप बता दो कि राष्ट्रपति, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, न्यायाधीश चाहे उच्च न्यायालय का हो चाहे सर्वोच्च न्यायालय का, नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। शपथ राज्यपाल दिलाएगा, शपथ राज्यपाल दिलाता है, ठीक है। राज्यपाल क्या करता है, शपथ दिलाता है, शपथ, ठीक है। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, नियुक्ति, ठीक है। शपथ की अगर मैं यहाँ बात समझ रहा था, नियुक्ति नहीं शपथ अगर होता, ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन हो जाता, ठीक है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ कौन दिलाता है, अभी बता दिया मैंने, राज्यपाल। ये प्रश्न में मैं कंफ्यूज हो गया था, ठीक है, पीछे। अब बहुत सारे देखो 134 प्रश्न को जब से डिस्कस करना खड़े होके बिना पानी पिए, तो समय तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था 62 वर्ष है, कितनी है, 62 वर्ष है। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के लिए 65 वर्ष है, यहाँ हाई कोर्ट के लिए कितनी है, इतनी है, ठीक है। उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ निर्धारित होता है, उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ निर्धारित होता है, ठीक है। तो इसका मुख्य न्यायालय निर्धारित करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है कि कहाँ पर न्यायालय का मुख्यालय बनेगा। जैसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट है आपका, ठीक है ना, तो ये यूपी का है, फिर मध्य प्रदेश का आपको जबलपुर पता है, तो इस तरह से कहाँ पर होगा ये कौन निर्धारित करता है, राज्यपाल, ठीक है, सॉरी राष्ट्रपति।
उच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद में शक्तियां दी गई हैं? ठीक है, उच्च न्यायालय को शक्तियां जो मिलती हैं वो सभी हैं। ये उच्च न्यायालय से अनुच्छेद 214 में इसकी स्थापना है, 215, 226 सब इसके हैं, तो सही उत्तर होगा डी। ठीक है, भारत का पहला उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित हुआ? तो भारत का पहला, हर चीज अगर पूछे ना ज्यादातर आंख बंद करके लगाया करो, कोलकाता। सब पश्चिम बंगाल से ही चालू होता है मैक्सिमम चीजें। ठीक है, तो भारत का पहला उच्च न्यायालय कोलकाता 1862 में। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम अनुभव क्या होना चाहिए? ठीक है, न्यूनतम अनुभव होना चाहिए आपका 10 वर्ष तक आप अधिवक्ता रहो। 10 वर्ष तक क्या रहो? अधिवक्ता रहो, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन सकते हो। ठीक है, 10 वर्ष का अधिवक्ता या न्यायाधीश का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, उच्च न्यायालय की पीठ स्थापित करने का अधिकार किसे है? उच्च न्यायालय की अगर पीठ बनाना मतलब कि और ब्रांच खोलना उच्च न्यायालय की, तो इसका अधिकार राष्ट्रपति महोदय को है। ठीक है, मैंने आपको बताया इसका मुख्यालय भी राष्ट्रपति निर्धारित करेगा और इसकी पीठ, जैसे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्यालय जबलपुर है, इसकी पीठ कहाँ है? तो ग्वालियर में भी है और इंदौर में भी है, तो 2 खंडपीठ बनाई गई है। ठीक है, अभी तीसरी का भी चल रहा है कि भोपाल में बनाओ। ठीक है, उच्च न्यायालय का न्यायालय, उच्च न्यायालय को न्यायालयों का न्यायालय क्यों कहा जाता है? उच्च न्यायालय को क्या कहा जाता है? न्यायालयों का न्यायालय। ठीक है ना, न्यायालयों का न्यायालय क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह संविधान की व्याख्या करता है, क्योंकि इसके निर्णय रिकॉर्ड होते हैं, क्योंकि यह संसद पर नियंत्रण रखता है, क्योंकि यह कार्यपालिका को आदेश देता है। क्योंकि यह संविधान की व्याख्या करता है, ये भी सही हो सकता है, और क्योंकि इसके निर्णय रिकॉर्ड होते हैं। उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है ना, उच्च न्यायालय को क्या है इसके अच्छा, क्योंकि संविधान की व्याख्या तो हाई कोर्ट करता है, ये सुप्रीम कोर्ट करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। तो क्योंकि इसके निर्णय रिकॉर्ड होते हैं इसलिए इसको न्यायालयों का न्यायालय। ठीक है, तो जितने न्यायालय आपके जिला कोर्ट हैं, सत्र न्यायालय है, इसका न्यायालय कौन है? उच्च न्यायालय। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध किस अनुच्छेद और सूची व्यवस्था पर आधारित है? तो केंद्र राज्य संबंध की आपको पता है बात 246 से होती है, 356 में तो आपका क्या है? आपातकाल है। ठीक है ना, आपातकाल है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग है और अनुच्छेद 368 में संशोधन है, तो 246 होगा और 3 अनुसूचियां होंगी। 3 सूचियां होंगी जो केंद्र राज्य संबंध को बताती हैं। ठीक है ना, ये अनुच्छेद अनुसूची 7 में आपको पता है शामिल है। ठीक है, संविधान की कौन सी अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच विषयों का वितरण बताती है? मैंने सबसे शुरू में बताया था कि 7वीं अनुसूची है। कौन सी है? 7वीं अनुसूची है, सप्तम अनुसूची है, जो कि केंद्र और राज्य के मध्य पूरे प्रॉपर रूप से आपकी चीजों को अलग अलग बताती है। अब आप कमेंट करके बताओ, मैंने आपको बताया था कि समवर्ती सूची कहां से ली गई है, बताया था उतनी देर। ठीक है, वित्तीय संबंधों को सुनिश्चित करने हेतु कौन सा संवैधानिक निकाय है? वित्तीय संबंधों को सुनिश्चित करने हेतु कौन सा संवैधानिक निकाय है? तो वित्त आयोग ऐसा बनाया गया है कि राज्य और केंद्र के बीच में वित्त का विभाजन प्रॉपर हो सके, इसके लिए कौन बनाया गया है? वित्त आयोग। आपको पता है अनुच्छेद 280 में इसका वर्णन है। कहां पर? अनुच्छेद 280 में इसका वर्णन है वित्त आयोग का। कहां पर है? अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का वर्णन है। ठीक है, तो 280 किससे संबंधित है? इससे संबंधित है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। आगे जाएंगे, वित्त आयोग आपको पता हो गया। ठीक है, शिक्षा किस सूची में शामिल है? यह शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आती है? देखो जूम करके दिखाता हूं आपको, शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आती है? तो आप बताओगे शिक्षा जो विषय है, देखो पहले शिक्षा क्या था कि राज्य सूची का विषय था, फिर जब इंदिरा गांधी जी ने बहुत बड़ा संविधान संशोधन किया तो ये समवर्ती सूची का विषय बन गया, अर्थात शिक्षा पर राज्य भी कानून बनाएगा और केंद्र भी कानून बनाएगा। ठीक है, तो 1900 बताया मैंने आपको 42 में संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में रख दिया गया शिक्षा को। ठीक है, केंद्र और राज्यों के विवादों को निपटारा कौन करता है? तो मैंने आपको बताया सर्वोच्च न्यायालय करता है। अनुच्छेद 131 बताया था ना, 131, इसीलिए तो इसका मूल अधिकार क्षेत्र है, तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। ठीक है, अवशिष्ट विषय रेसिडुअल जो सब्जेक्ट पर कानून कौन बना सकता है? तो ये बना सकता है आपका संसद बना सकती है। ठीक है, देखो क्या होता है, केंद्र सूची संसद बनाएगी, राज्य सूची राज्य बनाएगी, समवर्ती सूची दोनों बना सकते हैं, और अवशिष्ट विषय जो छूट गए इन तीनों सूची से उस पर कौन बनाएगा? तो उस पर संसद बनाएगी। तो ये छोटी सी बात है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन लागू करने का आधार क्या है? राष्ट्रपति शासन अगर कहीं लागू करना है, ठीक है, तो उसका आधार क्या? अनुच्छेद 356 है। ठीक है, महाराष्ट्र में हुआ है, आपने देखा था उस समय पे, तो यहाँ पर 356 क्या है? राष्ट्रपति शासन को लागू करवा सकते। ठीक है, जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा हो या पर राज्य की जो परिस्थितियां वो बेकार हो रही हैं, तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लगाया जाएगा। ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच असहमति होने पर किसका कानून प्रभावी होगा?
केंद्र और राज्य के बीच में कानून बना, ठीक है, केंद्र समवर्ती सूची में केंद्र ने अपना कानून बनाया, राज्य ने अपना, तो किसका कानून ज्यादा प्रभावी माना जाएगा? केंद्र। हमारे यहाँ केंद्र मजबूत है, ठीक है, तो केंद्र का कानून, ठीक है ना, केंद्र की ओर झुकाव ज्यादा है, हमारे फेडरल सिस्टम या संघीय व्यवस्था का केंद्र की ओर झुकाव ज्यादा है, ठीक है। अखिल भारतीय सेवाएं आईएएस आईपीएस किस सूची के अंतर्गत आती है? देखो आईएएस आईपीएस सेंट्रल यूपीएससी का एग्जाम देना होगा, किसका? यूपीएससी का, यूपीएससी का, तो ये किसका? यूपी यानी यूनियन यानी संघ की बात है, यानी कि केंद्र सूची का विषय है, ठीक है। राज्य सूची का तो अपना डीएसपी डिप्टी कलेक्टर है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो अखिल भारतीय सेवाएं आईपीएस किस सूची के अंतर्गत है? केंद्र सूची। अखिल भारतीय सेवाओं कौन सृजित करता है? राज्यसभा सृजित करती है, ठीक है। संसद कानून बनाकर अखिल भारतीय सेवाएं बना सकती है, अनुच्छेद 312। तो अखिल भारतीय सेवाएं किसका है? केंद्र सूची का, ठीक है। आपातकाल में केंद्र राज्य संबंध कैसे बदल जाते हैं? तो आपातकाल का समय लगा तो सारी शक्ति, मैंने बताया अपना पूरा संविधान केंद्र की ओर झुकाव रखता है, ठीक है, फेडरल सिस्टम किसकी ओर झुकाव रखता है? केंद्र की ओर। तो आपातकाल में सारी शक्तियां किसके पास चली जाएंगी? केंद्र की ओर। तो राज्य पर सभी शक्तियां खत्म हो जाती हैं, ठीक है, केंद्र को राज्य पर पूर्ण नियंत्रण मिल जाता है। बिल्कुल सही बात है, राज्य अपने काम कर सकता है लेकिन नियंत्रण कौन रखेगा? केंद्र रखेगा, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो यहां पर आप सीधे सीधी बात समझ जाओगे, भाग 14 में। किस में है? भाग 14 में, ठीक है, क्योंकि भाग 5 में आपको पता है संसद है, क्या है? संसद है। उल्टा खड़ा हूं इसलिए लिख नहीं पा रहा हूं, उस तरफ खड़ा हूंगा, ठीक है। भाग आपको पता है ये कौन सा? भाग 9 है। भाग 9 में आपको पता है क्या है? यहाँ पर भाग 9 में पंचायतों से संबंधित कुछ विषय हैं, ठीक है। और यहाँ पर भाग जो 14 है ये किससे संबंधित हो गया? आपका यूपीएससी से संबंधित हो गया, आएगा प्रश्न में। और भाग यहाँ पर 18 है, ये संशोधन से संबंधित है, संविधान एक संशोधन से, ठीक है, ठीक है, आपातकालीन प्रावधान से, सॉरी, आपातकालीन प्रावधान से संबंधित है। भाग 9 में पंचायत है, भाग 5 में केंद्र है, और भाग यहाँ पर 14 में क्या है? अखिल भारतीय या फिर यूपीएससी, ठीक है। यूपीएससी का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ठीक है, तो अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक किसका यूपीएससी का वर्णन है? 315 में यूपीएससी का वर्णन किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 312 में ऑल इंडिया सर्विस अखिल भारतीय सेवाएं हैं। अनुच्छेद 320 में यूपीएससी के काम है या कार्य है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये अनुच्छेद 323 में रिपोर्ट है, क्या है? रिपोर्ट है। तो ये सारी चीजें आपके सारे अनुच्छेद किससे? यूपीएससी से संबंधित। देखना भी आपको यहाँ पर मिलेगा, 323 में रिपोर्ट, 320 में कार्य, 312 में अखिल भारतीय, 315 में संघ राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना, ठीक है। यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति। देखो जितने भी संवैधानिक निकाय इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति, ठीक है। यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष और 65 वर्ष। कितना? 6 और 65। यूपीएससी के आप सदस्य बने हो, यूपीएससी के चेयरमैन, तो 6-65 आपका कार्यकाल होगा, ठीक है। यूपीएससी के सदस्य को हटाने का अधिकार किसके पास है? तो ये सब अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति साहब के पास है, ठीक है। यूपीएससी के कार्य किस अनुच्छेद में वर्णित है? अभी मैंने आपको बताया 320 में। कितने कार्य हैं? बहुत सारे कार्य हैं, 320 में इसके सारे कार्य वर्णित है। यूपीएससी की रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करेगा? यूपीएससी अपनी रिपोर्ट करेगा राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति ले जाके रखेगा संसद के पटल पर, ठीक है। तो यूपीएससी किसको रखेगा? राष्ट्रपति को रखेगा, ठीक है। यूपीएससी के सदस्य किस प्रकार के पदाधिकारी होते हैं? तो संवैधानिक होते हैं, क्योंकि संविधान में वर्णन है, अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक यूपीएससी का वर्णन है, संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन है, ठीक है। इसी में राज्य लोक सेवा आयोग का भी है। तो यहाँ पर ये कैसे निकाय है? संवैधानिक निकाय है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यूपीएससी के सदस्य की अयोग्यता किस स्थिति में मानी जाती है? यूपीएससी के सदस्य अयोग्य हो गए, किस स्थिति में माना जाएगा? मानसिक दिवालिया हो गया हो, मानसिक रूप से पागल, न्यायालय ऐसा कहते कि ये मानसिक रूप से पागल है। दोष सिद्धि अपराध हो जाए, उसके ऊपर जो अपराध दोष लगे हैं वो सिद्ध हो जाए, लाभ का पद धारण कर ले, ठीक है ना। यहाँ पर यूपीएससी के सदस्य भी ये साथ में चुनाव लड़ने लगे, साथ में कोई और काम करने लगे, मतलब उपरोक्त सभी, ठीक है। यूपीएससी का मुख्य रूप से कार्य क्या है? संविधान का संशोधन करना, ये संसद का काम है। चुनाव कराना, ये निर्वाचन आयोग का काम है। अखिल भारतीय सेवाओं की भर्ती कराना, आयोजित कराना, ये सही है। न्यायिक समीक्षा, ये न्यायालय का काम है। तो ऑप्शन सी, अखिल भारतीय सेवाओं की भर्ती व परीक्षा आयोजित कराना, ठीक है। भारत के चुनाव आयोग, अब यहाँ से चुनाव आयोग के संबंधित प्रश्न आ गए। उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? तो चुनाव आयोग आपको मिल जाएगा अनुच्छेद 324 में। कहाँ? 324 में। निर्वाचन आयोग कहाँ है? 324 में, रट लो, और निर्वाचन आयोग 324 में, ठीक है। 280 में वित्त आयोग था, 326 में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार बार बार पूछूंगा कहां पर आएगा, तो अनुच्छेद 326 में, ठीक है। 330 में अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए आरक्षण जो है, जो सीटों का आरक्षण है,
ठीक है ना, चुनाव में वो यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर जो नौकरियों में आरक्षण है वो कहाँ मिलेगा, अनुच्छेद 15-16 में आपको पता है मिलेगा। ठीक है, भारत के चुनाव आयोग में कितने आयुक्त होते हैं, तो आपको पता है 3 है, एक मुख्य और 2 अन्य, तो 3 है यहाँ पर। हाँ, एक मुख्य आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है, तो ये आपके राष्ट्रपति महोदय करेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त हो या अन्य आयुक्त हो, इनकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। आप कमेंट करके बताओ कि अभी वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, अगर यहाँ तक पहुंच गए हो वीडियो में तो। चुनाव आयोग किस प्रकार का निकाय है, अभी बताया संवैधानिक निकाय है, क्योंकि संविधान में वर्णन है। चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 मैंने आपको बताया, तो ये कैसा हो जाएगा, जिस चीज का वर्णन संविधान में वो जो है संवैधानिक आयोग का। अब जैसे आपसे पूछ ले कि SC/ST एक्ट जो है वो संवैधानिक नहीं है, संविधान में उसका कहीं वर्णन नहीं है। ठीक है ना, तो जबकि SC आयोग है संवैधानिक। ठीक है, लेकिन एक्ट अगर पूछे तो वो नहीं है। ठीक है, उसका जो कमीशन है वो है संवैधानिक। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना होता है। ठीक है, जैसे पूछे बाल अधिकार संरक्षण आयोग, तो नहीं है संविधान में कहीं। ठीक है, इस तरह से ऐसी चीजों को याद रखना है। सॉरी, चुनाव आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 वर्ष या 65 वर्ष। चुनाव आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रावधान है, चुनाव आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उसके वेतन संसद द्वारा निर्धारित नहीं किए जाते, कार्यकाल राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर नहीं है, बिल्कुल सही बात है, केवल महाभियोग जैसी प्रक्रिया से। ठीक है, तो ये सारे हैं। ठीक है, इसका वेतन सब संविधान के आधार पर है। ठीक है ना, चुनाव आयोग का मुख्य कार्य क्या, चुनाव कराना। ये फालतू का प्रश्न, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, कुछ भी प्रश्न कई बार टाइप कर देते हो है? चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये दिल्ली में है। ठीक है, निर्वाचन आयोग का मुख्यालय दिल्ली। अभी का आप घूमने जाओगे तो आपको मिल जाएगा निर्वाचन आयोग का मुख्यालय। ठीक है, चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त को किस प्रकार हटाया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति की इच्छा से, संसद की विशेष बहुमत से, प्रधानमंत्री की सिफारिश से, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, संसद के विशेष बहुमत से, संसद के विशेष बहुमत से। ठीक है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हुए, बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान का बताओ आप कमेंट करके, पहला वाला मैं बताता हूं। पहले है सुकुमार सेन। ठीक है, सुकुमार सेन। ठीक है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में कितनी भाषाएं शामिल थीं, तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं से संबंधित है। ठीक है, 7वीं किससे संबंधित है, 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है, तो आपने बताया कि सर ये सूची है, जो राज्य सूची है, केंद्र सूची है या संवर्ती है, इससे संबंधित है। ठीक है, 8वीं अनुसूची किससे है सर, तो आपने बोला सर 8वीं अनुसूची संबंधित है 8th शेड्यूल जो संबंधित है वो लैंग्वेज से है, लैंग्वेजेस से संबंधित है। तो 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, आपकी भाषाओं से संबंधित है। इसमें शुरुआत में केवल 14 भाषाएं थी। कितनी थी, 14 भाषाएं थी। धीरे धीरे संविधान संशोधन हुए, 21वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, 71वां संविधान संशोधन हुआ, 92वां संविधान संशोधन हुआ। ये सब भाषाओं के लिए हुए और वर्तमान में आके आपकी 22 भाषाएं हो गई हैं। ठीक है, वर्तमान में 22 है। ठीक है, 18 बाद में हुई, 16 कभी नहीं रही। ठीक है, संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं, अब भी बता दिया, 22 है। हिंदी को भारत की राजभाषा किस अनुच्छेद के तहत घोषित किया, देखो हिंदी भारत की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, राष्ट्रभाषा संविधान में कहीं नहीं लिखा गया। यह अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा बताया गया, अनुच्छेद 343 में। ठीक है, संविधान के किस भाग में आधिकारिक भाषा का प्रावधान है। ठीक है, तो भाषा संबंधी प्रावधान के लिए देख लेना, अनुच्छेद भाग कौन सा है, भाग आपका 17। कौन सा है, भाग 17। ठीक है, तो भाग 17 आपका यहां पर हो जाएगा भाषा से संबंधित। भाग 17 किससे संबंधित है, भाषा से। ठीक है, अंग्रेजी भाषा को सहायक आधिकारिक भाषा कितने वर्षों तक रखने का प्रावधान था। अंग्रेजी भाषा, देखो भारत के संविधान जब बना पूर्ण रूप से इंग्लिश में बना, उसको हिंदी में अनुवाद किया गया, तो अंग्रेजी भाषा सब लोग वहां जानते थे। संविधान सभा में सब बाहर से, आपको पता है इंग्लैंड से पढ़ के आए थे। तो कितने वर्षों तक इसको अंग्रेजी भाषा को रखना था, 15 वर्षों तक, लेकिन बाद में इसको बढ़ा दिया गया, वर्तमान में चल रहा है। ठीक है, ढर्रा। राज्य अपनी भाषा को आधिकारिक भाषा किस अनुच्छेद के अंतर्गत अपना सकता है। ठीक है, राज्य को यह अधिकार है कि वो अपने राज्य की आधिकारिक भाषा, जैसे तमिल वाले तमिल को, तेलुगु वाले, ठीक है, तेलुगु को, कन्नड़ वाले कन्नड़ को, तो इसके लिए आपका अनुच्छेद 345 है कि राज्य अपने हिसाब से अपने कामकाज की भाषा को अपना सके। 345 याद रखना। ठीक है, 3, 4, 5 किसके लिए, राज्यों के लिए। ठीक है,
केंद्र और राज्यों के बीच संचार का किस भाषा में होगा? या तो हिंदी में होगा तो ये इंग्लिश में होगा, ये केवल हिंदी गलत हो जाएगा, केवल अंग्रेजी गलत हो जाएगा, हिंदी या अंग्रेजी सही हो जाएगा। ठीक है, राज्यपाल की पसंद से नहीं होता, राज्यपाल तो कोई भी हो सकता है, तो हिंदी या अंग्रेजी में होगा। ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच में संवाद होगा, हिंदी या अंग्रेजी में होगा। अनुच्छेद 351 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 351 किससे? भाषा से संबंधित होगा। अब देखो, हिंदी के प्रसार से संबंधित है। ठीक है, न्यायालयों की भाषा से नहीं, राष्ट्रपति की भाषा से संबंधित नहीं, हिंदी के प्रसार से संबंधित है कि हिंदी का प्रचार प्रसार करना केंद्र का कर्तव्य होगा। यह है अनुच्छेद 351 में। ठीक है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में कार्यवाही किस भाषा में होती है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में कार्यवाही किस भाषा में होती है? ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में कार्यवाही होती है अंग्रेजी भाषा में। किस में होती है? अंग्रेजी भाषा में। इसका अनुच्छेद है 348। संविधान के किस संशोधन में 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, सैंथली, मंथाली जोड़ी गई? तो ये आपका जोड़ा गया 92वें संविधान संशोधन 2002 में, 2003 में। ठीक है, भारतीय संविधान के आपत उपबंध किस भाग में वर्णित है? ठीक है, तो आपत उपबंध 18 में अभी मैंने आपको बताया था। आपत उपबंध भाग 16 में विशेष प्रावधान, भाग 17 में आधिकारिक भाषा, भाग 19 में विविध है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया जाता है? ठीक है, राज्य का आपातकाल यानी राज्य में अगर संवैधानिक राष्ट्रपति शासन 356 में, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल 352 में। भारत में 3 बार लग चुका। जब भारत चीन का युद्ध हुआ था 1962 में, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1972 के समय, तब जब बांग्लादेश अलग हुआ था, उसके अलावा जब इमरजेंसी लगी थी भारत में तब 1975 के समय। ठीक है, अनुच्छेद 356 से संबंधित है राज्य आपातकाल। ठीक है, राज्य में अगर कोई स्थिति बिगड़ जाए तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगेगा। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 360। भारत में आज तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा, वित्तीय रूप से हम कभी गड़बड़ाए नहीं आज तक। ठीक है, भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगा? अभी बता दिए, कभी नहीं लगा। अनुच्छेद ऑप्शन डी। भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा? मैंने अभी बताया 3 बार लगा। कब कब लगा? 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, 1972 में, जब 71 में जब भारत बांग्लादेश का युद्ध हुआ, 1975 में जब इमरजेंसी लगी। ठीक है, 1962, 71 और 75। ठीक है, आपातकाल के दौरान किस मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 20 और 21 कभी निलंबित नहीं होते। आपातकाल लग भी जाए तो अनुच्छेद 20 और 21 आपके पास रहेंगे, कोई भी आपको जेल में नहीं डाल सकता, क्योंकि अनुच्छेद 20 में यही है और अनुच्छेद 21 में गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने के लिए राष्ट्रपति को किसकी लिखित सलाह है? मंत्रिपरिषद की। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल अगर घोषित करना है तो राष्ट्रपति किसकी सलाह पर? मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा, अपने मन से नहीं कर देगा। ठीक है, ये 44वें संविधान संशोधन के बाद आया, नहीं तो इंदिरा गांधी जैसे थे अपने मन से राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर देते थे। ठीक है, अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय तक लगाया जा सकता है? तो ये लगाया जा सकता है 3 वर्ष तक। 6-6 महीने करके लगाओगे 3 वर्ष तक। कितने वर्ष तक? 3 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाएगा। किस संशोधन में आपातकाल की घोषणा दुरुपयोग को रोकने हेतु कठोर शर्तें लगाई गई? तो देखो, इंदिरा गांधी ने अपने हिसाब से 42वां संविधान संशोधन किया, बहुत सारी चीजों को गड़बड़ कर दिया। ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष, कहीं कुछ, तो इसके जो विरोध में हुआ था 44वां संविधान संशोधन, इसके तहत आपातकाल के लिए बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग किया कि आपातकाल इजीली नहीं लगता। जैसे इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगाया, जबकि 44वें संविधान से संशोधन कह दिया कि जब सशस्त्र विद्रोह कोई देश में करेगा, शस्त्र लेके, बंदूक लेके आके विद्रोह करेगा, तब जाके हम आपातकाल लगाएंगे। तो ये 44वें संविधान संशोधन किया गया। ठीक है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो आपको पता 368 में दी गई है संशोधन। संविधान संशोधन कहां से लिया गया था? साउथ अफ्रीका से। कहां से लिया गया है? साउथ अफ्रीका के संविधान से भी हमने लिया। क्या लिया? संविधान संशोधन। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो देखो 3 प्रकार से किया जा सकता है। एक तो साधारण बहुमत से। किससे? साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत को मेजोरिटी लिख रहा हूं। ठीक है, एक विशेष बहुमत से, और एक किया जाता है दोस्तों, विशेष तो होगा ही प्लस राज्यों की अनुमति। ठीक है, तो ये 3 प्रकार से किया जा सकता है, 1, 2 और 3। ठीक है, तो संविधान संशोधन 3 प्रकार से, साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से और विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की अनुमति। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 किस नाम से जाना जाता है? 42वां संविधान संशोधन जब किया गया, इंदिरा गांधी महोदया ने किया, तो वो पता है आपको, आयरन लेडी या फिर अपने आप को पूर्ण रूप से मतलब कि
तो एक शासन चलाने के लिए परिपक्व थी, ज्यादा मंत्रिपरिषद की सलाह से या किसी चीज से कोई मतलब नहीं था। तो 42वें संविधान संशोधन किस नाम से जाना गया? उन्होंने संविधान को बहुत बदल दिया, लगभग बहुत सारे अनुच्छेदों में परिवर्तन किया और बोला पापा आपसे संविधान बनाते नहीं बनता था, और जवाहरलाल नेहरू जी को चुनौती देते हुए यहाँ पर लघु संविधान कर दिया इसको, कि जो 42वां संविधान बना वो संशोधन हुआ, वो 42वां संविधान संशोधन लघु संविधान के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है। 44वां संविधान संशोधन किस अधिकार की रक्षा सुनिश्चित की? ठीक है, तो यहाँ पर अनुच्छेद 20 और 21 मैंने आपको बताया, ये सुरक्षित कर दिया कि ये राष्ट्रीय आपातकाल भी लग जाएगा तो ये निलंबित नहीं होंगे। ठीक है। किस संविधान में 18 वर्ष की आयु में मताधिकार दिया गया? किस संविधान से 18 वर्ष की आयु से मताधिकार दिया गया? तो देखना, यहाँ आपका हुआ था 61वां संविधान संशोधन। क्या हुआ था? 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 में, 1989 में। इसके पहले मताधिकार की आयु थी 21 वर्ष। कितनी थी? 21 वर्ष। इसके बाद जब ये संविधान संशोधन हुआ तो 18 वर्ष कर दी गई। कितने वर्ष कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। और अच्छा काम हो गया कि 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, तो बहुत सारे किसकी आवश्यकता पड़ी? बहुत सारा कामकाज बढ़ गया। तो यहाँ पर क्या कर दिया गया कि इसलिए चुनाव आयुक्त को मल्टीपल किया गया। पहले एक चुनाव आयुक्त होता था, फिर 3 होने लगे। ठीक है, 1+2। तो 61वां संविधान संशोधन क्या है? 18 वर्ष कर दी गई आयु। ठीक है। संविधान के किस संशोधन से मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? तो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए 42वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। ठीक है, 1976 में। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, जो इन्होंने 11 संवैधानिक संशोधन बताए थे लेकिन इन्होंने 10 किए, तो आपका 42वां संविधान संशोधन यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। ठीक है। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 73 सबको पता, पूरी दुनिया को पता है कि पंचायतों के लिए शक्ति, जो आप ग्राम पंचायत अभी चुनाव देते हो, ये इसके पहले नहीं होते थे। ठीक है, तो ये कब से हुआ? आपका पंचायती राज से संबंधित है 73वां। और 74वां अगर पूछ ले तो नगर पालिकाओं से। ठीक है, 74वां संविधान पूछ ही लिया। 92 किससे? नगर पालिकाओं से या नगरीय निकाय से। ठीक है। 86वां संविधान संशोधन 2002 बताया था। 21A याद है? 21A क्या है? शिक्षा के अधिकार से संबंधित था, तो शिक्षा का अधिकार आ जाएगा। ठीक है। 101वां संविधान संशोधन 2016 कई बार बता चुका, मेरे वीडियोस में जाकर देख लेना। जीएसटी से संबंधित है। किससे है? जीएसटी से संबंधित है। ठीक है। 1 जुलाई 2017 से लागू, 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में लागू। अभी जीएसटी में रिफॉर्म कर दिए गए। केवल 2 टैक्स स्लैब बचे हैं, 5% और 18%। 18%, तो ये सब जीएसटी से संबंधित था। ये 101वां संविधान संशोधन, जीएसटी परिषद, सारी चीजें आपको बता चुका हूं। ठीक है। ठीक है, ये कुछ अतिरिक्त प्रश्न है। 200 के अलावा भी प्रश्न है। सोचो, 200 ही नहीं है, 210 प्रश्न है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का स्रोत किस देश से लिया गया? तो प्रस्तावना अमेरिका से ली गई है। जब फटाफट देखना। ठीक है। संसदीय शासन प्रणाली भारत में किस देश से है? तो संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। संघीय प्रणाली और राज्यों की शक्ति का विभाजन अवधारणा कहां से ली गई? तो ये कनाडा से ली गई। कनाडा है ऑप्शन में? हाँ, ये अमेरिका जो इसका उत्तर है वो गलत है। ठीक है, इसमें कनाडा कर लेना। क्या कर लेना? कनाडा। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच अवशिष्ट शक्तियां किससे ली गई हैं? रेसिडुअल पावर किससे लिया गया है? तो ये कनाडा से लिया गया है। भारत में प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था कहां से ली गई है? ये ली गई है आपकी अमेरिका से ली गई है प्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था। क्या है ये? नीति निर्देशक तत्व तो आपको पता है, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। आयरलैंड से ली गई। स्वतंत्र न्यायपालिका और न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत अमेरिका से लिया गया। भारत में संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची मैंने बताया आपको ऑस्ट्रेलिया से ली गई। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया आयरलैंड से ली गई। सब बता चुका हूं, बार बार बताया ना आपको, रिवीजन हो गया आपका। ठीक है। आपातकालीन प्रावधान कहां से लिए गए? आपातकालीन प्रावधान आपके लिए गए जर्मनी से। जर्मनी में बड़ी आपत्ति। ठीक है, तो आपातकालीन प्रावधान वहां से लिए गए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके 200 प्रश्नों की श्रृंखला खत्म होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। बड़ी मेहनत लगती है ऐसे वीडियो बनाने में। जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो उसका कमेंट कर देना, जिसके सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे उस टॉपिक पर वीडियो बनेगा और बहुत सारे 200 प्रश्नों की सीरीज आपको मिलेगी। ये अगर आपको पूरी पीपीटी चाहिए होगा तो हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर देना, या हमारा नंबर जो कि 9755488561 है, इस पर व्हाट्सएप कर देना तो भी आपको पीपीटी, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जिससे आप इसका रिवीजन बार बार कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।